ओके, आज का मेथड है होल्जर्स मेथड। और ये मेथड आपको एग्जाम में कैसे लिखना है, इसको कैसे टैकल करना है, किस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उसको कैसे टैकल करना है, और ये सारी चीजें आज अपन क्लियर करेंगे। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ऑलमोस्ट हर साल किसी ना किसी फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन आता है। लेकिन सरप्राइजिंगली आप लोग अचंभित भी होंगे इस बात को सुनकर के कि अगर इससे लेकर के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ जाए तो मेरा पहला सजेशन आपसे यही है कि आप उसको अटेम्प्ट ना करें। तो आपको थोड़ा सा सरप्राइजिंग लगेगा कि बहुत इंपॉर्टेंट भी बता रहा हूं मैं, और उसी के साथ ये भी बोल रहा हूँ कि होल्जर्स मेथड से अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व करने को आ जाए तो उसको अटेम्प्ट ना करें, कोई दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, क्योंकि इतनी चॉइस तो रहती है। आपका जो नया एग्जाम का फॉर्मेट है उसमें इस तरह से आता है, अटेम्प्ट एनी 5 आउट ऑफ 7, इस तरह से आता है। तो अगर होल्जर्स मेथड की क्वेश्चन इस तरह से आती है कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन होल्जर्स मेथड, जो कि 95% टाइम्स ऐसा ही आता है, या फिर एक्सप्लेन होल्जर्स मेथड विथ प्रॉपर एग्जाम्पल, या फिर शॉर्ट नोट्स ऑन होल्जर्स मेथड, या फिर एक्सप्लेन सैलिएंट फीचर्स ऑफ होल्जर्स मेथड, हाउ इज होल्जर्स मेथड कंडक्टेड, इस तरह से घुमा फिरा के कैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन अगर होल्जर्स मेथड की न्यूमेरिकल आ जाए तो आप लोगों को मेरा सजेशन है कि उसको अटेम्प्ट करके टाइम वेस्ट ना करें, क्योंकि आइटरेटिव मेथड ये भी है, और इससे पहले भी अपन ने एक आइटरेटिव मेथड सीखा था, स्टोडोलास मेथड। लेकिन स्टोडोलास मेथड 2 या 3 टेबल के बाद में कन्वर्ज हो जाती है, वो पक्का है। होल्जर्स मेथड के बारे में कोई गारंटी नहीं है। दिस इज द डिसएडवांटेज विथ होल्जर्स मेथड। और रादर वी शुड से कि मैन्युअली सॉल्व करने के लिए होल्जर्स मेथड बहुत अच्छा मेथड नहीं है। होल्जर्स मेथड क्या है, यहाँ पर आपको जैसे शॉर्ट नोट्स लिखने को आएगा तो ये जो स्लाइड आपको दिख रही है, ये इसके कंटेंट्स आपको मदद मिले, इसमें आपको मदद मिलेगी कि भाई क्या लिखना है और स्टार्ट कैसे करना है होल्जर्स मेथड का। तो होल्जर्स मेथड के बारे में पहली बात आई कि होल्जर्स मेथड is an approximate technique to find the natural frequencies of a multi degree of freedom system। वापस से हम यही चीज देखें, अभी भी बात अपने मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम की हो रही है और उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज को फाइंड करने की बात हो रही है। और वापस से देखें कि ये क्या चीज है, इट इज अगेन एन अप्रोक्सीमेट टेक्निक, यानी कि होल्जर्स मेथड से जो आंसर मिलेगा वो अप्रोक्सीमेट होगा, इट विल नॉट बी एग्जैक्ट। अच्छा, अब इस पे एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्या होल्जर्स मेथड भी सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी देता है क्या? ये देखो, इस लाइन में मैंने ऐसा कुछ नहीं लिखा है, और यही बात इसके अंदर एक्स्ट्रा एडिशनल आ जाती है कि जहां पर आपकी डंकरलीज मेथड, रेलीज मेथड और स्टोडोलाज मेथड, इसके साथ ही हैं ये सारे। तो अगर आपसे ये पूछे, पहले एक बार इस टॉपिक से थोड़ा हट करके मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आपसे ये पूछे कि कुछ ऐसे अप्रोक्सीमेट टेक्निक्स के नाम बताओ जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देती हैं, तो उनके एग्जांपल्स हैं, फर्स्ट डंकरलीज, ये आपको आता है, ये अपन ने क्लास में पढ़ा था। डंकरलीज मेथड क्या करता है, सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी देता है। दूसरा मेथड पिछली अपन की ऑनलाइन क्लास में अपन ने पढ़ा था, रेलीज मेथड। तीसरा, रेलीज मेथड से पहले अपन ने पढ़ा था स्टोडोलास मेथड। ये सब आपके मैथमेटिशियंस के नाम हैं, मैथमेटिशियंस या जो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने इस पर रिसर्च की थी, इन लोगों के नाम के ऊपर ही आधारित है इनकी टेक्निक्स। डंकरली इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, रेली इज द नेम ऑफ अ वेरी फेमस साइंटिस्ट, स्टोडोला अनदर साइंटिस्ट। उसी तरीके से चौथा जो आज अपन पढ़ने जा रहे हैं, होल्जर्स मेथड, अगेन ऑन द नेम ऑफ अ साइंटिस्ट और मैथमेटिशियन, होल्जर्स मेथड। ये देखो,
ये 4 टेक्निक्स हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन्ड हैं। आपको मैं साथ ही में सिलेबस भी दिखा देता हूं। ये देखो, आपको सिलेबस दिख रहा है क्या अभी? प्लीज समबडी कंफर्म। यस सर। ठीक है, यस सर। देखो अपन इस वाले पार्ट पर है, ये जो 6 नंबर लिखा हुआ है उस वाले पार्ट को कवर कर रहे हैं। उसके अंदर आप देखिए, मैनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सिस्टम, एग्जैक्ट एनालिसिस में इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं अपन, कैसे निकालना है, मैट्रिक्स मेथड, एगन वैल्यू एंड एगन वेक्टर्स, ये अपन ने क्लास में पढ़ लिया था। बट इफ रिक्वायर्ड वी कैन रिपीट दिस, और इस पे वापस से क्लास ले सकते हैं अपन। बट इट विल डिपेंड ऑन योर डिमांड कि भाई आपको ये वापस से समझना है या नहीं समझना है, या मेरे जो पहले नोट्स दिए हुए दैट इज सफिशिएंट। मेथड सर ऑफ इन्फ्लुएंस समझना है ना, अपन बाद में ले लेंगे लेक्चर। अभी अपन जो टॉपिक अपन ने पढ़े ही नहीं है उनको पहले फिनिश करेंगे, उसके बाद अपन वापस आ जाएंगे इस पे, ठीक है। मेथड ऑफ इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स, इन्फ्लुएंस कोएफिशिएंट्स पूरे आपको मेरा ये मानना है कि समझ में आ गया होगा। मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम, ये एक छोटा सा टॉपिक है, ये किसी टॉपिक के साथ में क्लब करके एक दिन आपको समझा दूंगा। इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक्सप्लेन मैक्सवेल्स रेसिप्रोकल थ्योरम विद एग्जांपल। ये बहुत आसान है, ये कभी भी अपन कवर कर लेंगे, बट नॉट टुडे। टॉर्शनल वाइब्रेशंस ऑफ मल्टी रोटर सिस्टम्स, ये कर चुके हैं। वाइब्रेशंस ऑफ गियर्ड सिस्टम, ये अपन ने नहीं किया है, और इस पे आज तक कभी कोई क्वेश्चन भी नहीं पूछा गया है। जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट कपलिंग, ये टॉपिक भी अपन ने अभी कवर नहीं किया है, और इस पे भी आज तक कभी भी वाइब्रेशन इंजीनियरिंग के पेपर में कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। बट यू नेवर नो कि आपकी किस्मत खराब हो और ये आ जाए। तो we will cover all these topics, although these are not asked in the exams so frequently, but still we will cover those topics one at a time. फिर ये देखो, ये जो लास्ट लाइन है, many degrees of freedom systems, approximate methods, इसमें देखो नाम पढ़िए आप, रेलीज मेथड, डंकरलीज मेथड, स्टोडोलास मेथड एंड होल्जर्स मेथड। ये 4 टेक्निक्स हैं जो अपन इन दिनों में कवर कर रहे थे एक एक करके। रेलीज मेथड आपने पिछले क्लास में पढ़ा, डंकरलीज अपन क्लास में फिजिकल क्लासरूम में पढ़ चुके हैं, स्टोडोलास मेथड मैंने आपको पढ़ा दिया, और आज अपन सीखने जा रहे हैं होल्जर्स मेथड। ठीक है, ये तो हो गई अपने सिलेबस की बात कि अपन अभी कहाँ चल रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। वापस से अपन अपने प्रेजेंटेशन पे आते हैं। आज अपन पढ़ रहे हैं इन चारों मेथड्स की, वापस से एक बार रिवीजन करें। डंकरलीज मेथड सिर्फ फंडामेंटल नेचुरल फ्रीक्वेंसी देता है, यानी कि फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। रेलीज मेथड ओनली फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। स्टोडोलास मेथड ओनली फर्स्ट नेचुरल फ्रीक्वेंसी। होल्जर्स मेथड फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जितनी चाहिए उतनी दे देगा। तो एक डिफरेंस और है इसमें, ये यहाँ पर मैंने लिखा नहीं है, हालांकि आप इस चीज को भी इसके साथ में मेंशन कर सकते हैं। अगर होल्जर्स मेथड पे अगर आप, तो आप इसके अंदर ये भी मेंशन कर सकते हैं कि अनलाइक अदर मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम टेक्निक्स which give approximate answers, Holzer's method does not only give the value of the fundamental natural frequency, but if required, it can give the value of other frequencies also. तो अगर 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम की सिस्टम है तो उसकी कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज होगी? 3। तो जहां पर डंकरलीज, रेली और स्टोडोला मेथड इन तीनों में से सिर्फ पहली नेचुरल फ्रीक्वेंसी देगा, होल्जर्स मेथड जो है आपको तीनों नेचुरल फ्रीक्वेंसीज दे देगा। लेकिन बात यही है कि उसके ऊपर आपको 1 घंटा 1.5 घंटा लगाना पड़ेगा। इट्स अ वेरी रफ कट एंड अप्रोक्सीमेट टेक्निक। ठीक है, तो पहला टॉपिक अपन ने कवर कर लिया, होल्जर्स मेथड अप्रोक्सीमेट टेक्निक है, जो कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम देता है। लेकिन बाकियों के मुकाबले ये सिर्फ फंडामेंटल ही नहीं, फंडामेंटल के साथ बाकी फ्रीक्वेंसीज भी दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, इट्स एप्लीकेबिलिटी इज प्राइमरीली फॉर रोटरी सिस्टम्स। होल्जर साहब ने ये जो सिस्टम डेवलप किया था, इसका कॉन्सेप्ट रोटरी सिस्टम्स के लिए डेवलप किया था, यानी लीनियर सिस्टम्स के लिए ये नहीं था। यानी कि जिसमें रोटर्स और शाफ्ट्स लगे हो, वैसे मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम्स के लिए होल्जर्स मेथड ज्यादा काम आती है। लेकिन इस पे फिर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर मैं एक स्प्रिंग मास वाली सिस्टम बना दूं, तो क्या उस पे होल्जर्स मेथड में नहीं लगा सकता क्या?
इस बात का आंसर है आप बिल्कुल लगा सकते हैं। भले ही ये सिस्टम रोटरी मेथड्स के लिए डेवलप हुआ था, लेकिन स्प्रिंग मास सिस्टम के लिए ये एप्लीकेबल वैसे ही है जैसे रोटरी सिस्टम्स के लिए है। सो इट कैन बी यूज्ड फॉर लीनियर ट्रांसलेटरी मोशन ऑल्सो। अच्छा, रोटरी सिस्टम्स का मतलब कैसा होता है? रोटरी सिस्टम्स का मतलब इस तरह के सिस्टम्स होते हैं जिसमें पहले एक रोटर लगा हुआ है, फिर एक शाफ्ट है, फिर उससे कनेक्टेड एक और रोटर है, अगेन शाफ्ट का पीस, फिर उसके आगे एक रोटर कनेक्टेड है। तो देख रहे हो रोटरी सिस्टम और लीनियर सिस्टम में फर्क क्या है? यहाँ पर मास है, यहाँ पर इनर्शिया है। यहाँ पर लीनियर स्प्रिंग कांस्टेंट है, यहाँ पर टॉर्शनल स्प्रिंग कांस्टेंट या फिर केटी है। दिस इज सिंपल K1 K2, दिस विल बी KT1 KT2। और यहाँ पर मास M1 M2 है, तो यहाँ पर इनर्शिया बैठेंगी I1 I2 एंड I3। तो ये फर्क है आपके रोटरी सिस्टम और लीनियर ट्रांसलेटरी सिस्टम में। ये लीनियर है, ये रोटरी है। ठीक है, तो अपन ये बात कर रहे थे कि होल्जर्स मेथड जो है ये बेसिकली रोटरी पर भी लग जाती है। ये है सेकेंड पॉइंट इसका। थर्ड पॉइंट, इट इज एन आइटरेटिव टेबुलर मेथड। वापस से इसमें टेबल बनाने की बात आई है, wherein we start with a trial value of desired frequency। अब ये देखो, ये है इसकी प्रॉब्लम। होल्जर्स मेथड को, जैसा मैंने आपको आज के लेक्चर की शुरुआत में ही कहा था, कि अगर न्यूमेरिकल आ जाए तो कोशिश कीजिएगा कि आप अवॉइड करें, और अगर कोई चारा ही नहीं हो, इसके ऑल्टरनेटिव भी नहीं आते आपको, तब आप होल्जर्स मेथड पे आ जाना। अच्छा, ये मुश्किल नहीं है, ये बहुत ही आसान है। आज मैं आपको हाथ से एक पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करके सारे आइट्रेशन दिखाऊंगा और कैसे काम करता है दिखाऊंगा, एंड आई एम प्रिटी मच श्योर कि आप वो आइट्रेशन देखने के बाद कहोगे कि सर ये कोई ज्यादा मुश्किल तो नहीं है, हम कर लेंगे। लेकिन इसकी प्रॉब्लम यही है कि अंधेरे में तीर चलता है इसमें। आप स्टोडोलास मेथड में क्या करते थे, एक टेबल बनाई और एक टेबल की जो लास्ट रो थी, उस लास्ट रो को अगले टेबल की फर्स्ट रो बनाते थे। तो इसमें आपको कम से कम पता तो है कि भाई अब आगे क्या करना है। देखो, ये लास्ट रो मिलेगी पक्का है, इस लास्ट रो को लेकर के अगली टेबल की फर्स्ट रो बनाते हो, फिर सेकंड टेबल की जो लास्ट रो है इसको थर्ड टेबल की फर्स्ट रो बनाते हो। तो ये स्टोडोलास मेथड में एक डेफिनेट प्रोपोगेशन चलता है कि भाई लास्ट को फर्स्ट बनाओ, फर्स्ट से फिर लास्ट निकालो, फिर लास्ट को फर्स्ट बनाओ, ऐसे चलता है। तो इसमें कम से कम पता है कि आगे क्या करना है। स्टोडोलास मेथड इज यूजिंग अ डेफिनेट प्रोपोगेशन। लेकिन होल्जर्स मेथड में क्या है, आपको पहले एक अंदाजा दिला देता हूं। ऐसी एक टेबल बनेगी, वो टेबल अभी अपन बनाना सीखेंगे, इट्स वेरी इजी टू मेक। इसके अंदर सिर्फ एक लास्ट वैल्यू को चेक किया जाता है। अगर ये आपके क्राइटेरिया को मैच नहीं करती तो एक नई टेबल वापस से बनती तो है, लेकिन इधर से कुछ भी इंपोर्ट नहीं होता। आपको क्या करना पड़ता है, यहां पर एक ओमेगा का तुक्का लगाया आपने कि भाई चलो मान लो कि इतनी फ्रीक्वेंसी है, तो ये क्राइटेरिया मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा, तो नई टेबल वापस से बनेगी और यहां पर आप ओमेगा का फिर एक नया तुक्का लगाओगे। You will again guess the value of omega and then again do the complete iteration and then again check the। ट्रायल टाइप मेथड है ये तो। किसमें? हाँ ना हाँ, सर, हिट बिल्कुल। एंड ट्रायल। इट्स अ हिट एंड ट्रायल लाइक मेथड। ये अभी जिसने बोला बिल्कुल सही पकड़ा है इस बात को। तो चूंकि ये हिट एंड ट्रायल लाइक मेथड है, आपको ये कभी नहीं पता कि भाई मैं इस टेबल को करा, यहाँ पे मैच नहीं हुआ, फिर मैंने इस टेबल को करा, यहाँ पर भी मैच नहीं हुआ, तो कितने टेबल बनाओगे भाई, ये कहाँ जाकर के खत्म होगा। और ये क्यों इसमें प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हर टेबल में आप ओमेगा की वैल्यू का तुक्का लगा रहे हो। तो ये मेथड फिर इतनी पॉपुलर क्यों है, फिर ये क्लासरूम्स में सिखाई क्यों जाती है? जब हर मेथड, हर टेबल पे आपको सिर्फ तुक्का ही लगाना है, तो फिर इसको मैनुअली कोई सॉल्व ही नहीं कर सकता। इट्स इम्पॉसिबल। मतलब किस्मत चाहिए आपको कि किस्मत से किसी का तुक्का सही बैठ गया तब हो गया, अदरवाइज नहीं होगा। ये मेथड कंप्यूटर्स के लिए बहुत सूटेबल है। तो अगर आपके पास में एक कंप्यूटर हो
और एक सिंपल सा प्रोग्राम हो, जैसे कि आपकी एक्सेल शीट है। एक्सेल शीट में जैसा आपको पता है कि सिंपल प्रोग्रामिंग हो जाती है, तो एक्सेल शीट जैसे लेवल की छोटी सी प्रोग्रामिंग के साथ में आप होल्जर्स मेथड के कई सारे आइटरेशन बहुत कम समय में कर सकते हैं, और ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत अच्छा आंसर भी मिल जाएगा। तो one thing that can be said about Holzer's method is it's not a bad method, it's a very good method, but more suitable for computers rather than by human solving। यानी कि ह्यूमन के हाथ से बैठ के तुक्का लगा के सॉल्व करने की बजाय आप कंप्यूटर को एक इंस्ट्रक्शन दे दो कि भाई 0.01 के इंक्रीमेंट में ओमेगा को बढ़ा बढ़ा के चेक करते रहे ना, तो वो 1000 आइटरेशन कर लेगा, 2000 आइटरेशन कर लेगा। आपको क्या चिंता करने की जरूरत है, कंप्यूटर कर रहा है, यू डोंट वरी अबाउट इट। तो कंप्यूटर को 50,000 आइटरेशन करने में मुश्किल से 2 सेकंड लगेंगे, आपको 50,000 आइटरेशन करने में 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 10 मिनट इतना लगेगा। सो होल्जर्स मेथड इज मोर सुटेबल फॉर कंप्यूटर एल्गोरिथम्स, दिस कैन बी इंक्लूडेड। ये जो पॉइंट मैंने कहा कंप्यूटर एल्गोरिथम्स वाला, ये भी आप इसके डिस्क्रिप्शन में, मतलब होल्जर्स मेथड की जो शॉर्ट नोट्स है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं, कंप्यूटर एल्गोरिथम्स के लिए सूटेबल है कंप्यूटर एल्गोरिथम्स। तो बेसिकली होल्जर्स मेथड जो है, इट्स अ वेरी गुड टेक्निक, वेरी इंपॉर्टेंट टेक्निक, but not very suitable for human computation. But if you have a computer, an algorithm can be built using the Holzer's method, and a very good approximation of the frequency can be found। ठीक है, तो ये तो हुई अपने होल्जर्स मेथड की थोड़ी सी थ्योरी। अब इसमें जो लिखी हुई आगे की बात है, इसमें रिमाइंडर टॉर्क की बात की है, ये सब मैं अभी आपको ऐसे हवा में समझाऊंगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। अब अपन इधर से सीधे चलते हैं होल्जर्स मेथड की एक्चुअल मैथमेटिक्स पे। तो आप एक बार होल्जर्स मेथड को समझ लें, तो जैसा मैंने कहा कि होल्जर्स मेथड पे बहुत कॉमनली क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्वेश्चन कॉमनली पूछा जाने का मतलब है कि आप ये एक्सपेक्ट करो कि पक्का आएगा इस पे क्वेश्चन। तो अगर आज के लेक्चर में आपने ये जो मैंने यहाँ पर मटेरियल दिया है, इसको अपने वर्ड्स में आप थोड़ा एक्सपैंड करके लिख सकें, और आज जो सिखाने जा रहा हूँ उस एग्जाम्पल को याद कर सकें, तो आप होल्जर्स मेथड में ऑलमोस्ट फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हो। और होल्जर्स मेथड की खासियत और ये है एग्जाम के परस्पेक्टिव से, कि इससे अगर क्वेश्चन आएगा तो सबसे ज्यादा नंबर के वेटेज का क्वेश्चन आएगा, क्योंकि होल्जर्स मेथड में काफी डिस्क्रिप्शन है, उसकी एक टेबल बना करके 2 आइटरेशन भी आपने दिखा दी, तो यू कैन कंसिडर योरसेल्फ एंटाइटल्ड टू फुल मार्क्स। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं होल्जर्स मेथड की एक्चुअल डिस्क्रिप्शन को। अब ये जो पीडीएफ है, ये सारी चीजें मैं आपको सेंड करूंगा आज के लेक्चर के बाद में। अब देखो, जैसे कि अपन ने पहले ही कहा था कि ये मल्टी डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम के लिए है और रोटर शाफ्ट सिस्टम के लिए है। तो ये फिगर आपको नजर आ रहा होगा, मैंने एज एन एग्जांपल 1 2 3 4 4 रोटर्स ले लिए। ये चारों रोटर्स कंटिन्यूअसली कनेक्टेड हैं 3 शाफ्ट से, 1 2 3। और इन शाफ्ट्स की जो टॉर्शनल स्टिफनेस है वो KT1 KT2 और KT3। अब मेरे को कोई भी एक जना ऐसा है जो बता दो कि उसको ये नहीं पता कि ये टॉर्शनल स्टिफनेस जिसको अपन KT बुला रहे हैं ये क्या है। एनीबडी? क्या क्या सबको पता है KT क्या है? JJ/L। क्या है KT? अच्छा ये बताओ, अगर मैं एक स्प्रिंग ले लूं जिसकी स्प्रिंग कांस्टेंट K है और यहाँ पर मास लगा दूं, तो इस K के बारे में किसी को कोई शक तो नहीं है? K क्या चीज है कि अगर मैं इस मास पे एक फोर्स लगाऊं तो ये मास कितना आगे जाएगा, यानी कि स्प्रिंग में कितना एक्सटेंशन आएगा, वो चीज मेरे को पता लगती है F/K से। ठीक है, तो इससे मुझे डेल्टा पता लगता है। तो फोर्स की यूनिट क्या है? न्यूटन। और डेल्टा की यूनिट क्या है? मीटर। तो K की यूनिट क्या हुई जरा बताओ? मीटर। K की यूनिट हुई न्यूटन पर मीटर। मीटर। यस सर। ठीक है, अब यही सेम कॉन्सेप्ट KT पे लगता है। अगर आपके पास मास की बजाय
एक डिस्क है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई दे रखा है, उस डिस्क से एक शाफ्ट कनेक्टेड है और इसी तरीके से यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड है। ये देखो, ये बिल्कुल इससे कंपेयर कर रहा हूं मैं, इस फिगर से, इस वाली से। मास, स्प्रिंग, फिक्स्ड एंड, रोटर, शाफ्ट, फिक्स्ड एंड। ठीक है, तो जिस तरह से मास m है तो इनर्शिया I है, स्प्रिंग कांस्टेंट k है तो शाफ्ट की स्प्रिंग कांस्टेंट कह लो आप, इसको kt बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें आपने क्या किया था, इधर को एक फोर्स लगाई थी, लेकिन शाफ्ट और रोटर के केस में क्या कहते हो आप, इसको रोटेशन देते हो। तो आप ये मानो कि आपने इसको एंटी और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में थीटा रोटेशन दिया। ठीक है, तो ये केटी क्या बोलता है कि अगर आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे, सॉरी आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, आपने इस पे एक टॉर्क लगाया, लेट अस से टी, टी टी टॉर्क लगाया। ठीक है, टी टॉर्क लगाने पे अगर के टी स्टिफनेस की शाफ्ट है तो ये थीटा से रोटेट होगी, ये बोलता है। ये देखो, फोर्स की को मैंने रिप्लेस कर दिया टॉर्क से, स्टिफनेस को मैंने रिप्लेस कर दिया टॉर्शनल स्टिफनेस से, और डिस्प्लेसमेंट को मैंने रिप्लेस कर दिया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट से। अब टॉर्क की यूनिट क्या है बताओ? न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर। थीटा की डिस्प्लेसमेंट कितनी है, सॉरी रेडियन यूनिट क्या है? रेडियंस। तो केटी की यूनिट क्या हो गई? न्यूटन मीटर न्यूटन पर मीटर रेडियन। पर रेडियन। यस, इसकी यूनिट हो गई न्यूटन मीटर पर रेडियन। और हर एसेंशियल एस्पेक्ट में आप तो ये समझ लो कि ये जो रोटरी सिस्टम्स हैं, इसको देख करके कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है आपको। कभी भी रोटरी सिस्टम मिल जाए तो आप तो अपने मन में इसको सिर्फ एक लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर लो। इवन अब इसके आगे जो आपको फॉर्मूले दिख रहे हैं वो भी, ये देखो, अब अपनी इसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन बनाने जा रहे हैं। इस सिस्टम को कभी भी नजर में आ जाए या कभी भी आपके क्वेश्चन में आ जाए तो इस सिस्टम को सबसे पहले तो इसमें कन्वर्ट करो। ये देखो, I1 है, ये काम लेकिन रफ में होना चाहिए, आप अपने फेयर में नहीं कर सकते इसको, क्योंकि ये क्वेश्चनेबल है। ये जो मैं आपको अभी मेथड बता रहा हूं ये सिर्फ आपके रफ पर्पस के लिए है, इसको फेयर में नहीं दिखाएंगे आप। फेयर में तो इतना ही दिखेगा, ये फिगर आ गई और सीधे इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखनी है आपको। ठीक है, अभी अपन क्या कर रहे हैं, ये होल्जर्स मेथड का पार्ट नहीं है, होल्जर्स मेथड की थ्योरी डेवलप हो रही है अभी, होल्जर्स मेथड तो अभी आगे आएगा। ये तो मैं सिंपल फिजिक्स लगा रहा हूं इस पे कि भाई अगर मेरे पास में ऐसे 4 डिस्क हैं और उनको मैंने KT1 KT2 KT3 वाले शाफ्ट से कनेक्ट कर दिया और इनको इधर उधर घुमा करके ऐसे हवा में छोड़ दिया, तो इनकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होगी उस पे ये वाइब्रेट जब करेंगे तो उसकी इक्वेशंस ऑफ मोशन है ये। तो इस चीज का होल्जर्स मेथड से या किसी भी मेथड से कोई लेना देना नहीं है, ये तो सिंपल फिजिक्स है। अच्छा, अब देखो इसको आसान बनाने का तरीका, I1 को M1 बना करके रफ में लिखो, KT1 की जगह पर एक स्प्रिंग लगाओ, ये आपका K1 हो जाएगा। अब आ रहा है सेकेंड डिस्क I2, उसकी जगह पे फिर एक मास लगाओ M2, KT2 की जगह दूसरी स्प्रिंग लगाओ, दिस विल बी K2, अगेन अ मास। यानी देखो आपने क्या किया है, एक रोटरी सिस्टम को बिल्कुल प्योरली लीनियर सिस्टम में कन्वर्ट कर लिया। अगेन KT3 की जगह आप बनाओगे K3 और I4 की जगह M4। ठीक है, अब देखो, अब अपन को चाहिए कि भाई इस रोटरी सिस्टम के लिए ये पहली इक्वेशन कहाँ से आई। इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे इधर मैंने एक पॉजिटिव रोटेशन दे रखा है, ये देखो इस पॉजिटिव रोटेशन को, इसको आप कंसिडर ना करके आप मास M1 को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट दे दो x1, M2 को दे दो डिस्प्लेसमेंट x2, M3 को दे दो x3। ये आप
अगर क्लास कभी आपने अटेंड की हो फिजिकल क्लासेस तो आपको याद आएगा कि भाई ऐसी चीजें कुछ क्लास में अपन कई बार कर चुके हैं। बट एनीवे, अगर आपको नहीं याद है, नहीं अटेंड किया, तो अभी जो आप देख रहे हो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम द स्टार्ट, पूरा वापस से समझा रहा हूँ, ठीक है। अब इसको साथ साथ में एक एजम्पशन और करना पड़ता है कि x4 जो है वो x3 से ज्यादा है। ये एक आर्बिट्ररी एजम्पशन है, लेकिन इस तरह का एजम्पशन करना अपने लिए आसान रहता है, और ये याद रख लो कि आपको भी ये करना है। बिना इसके इक्वेशंस कभी आप पूरी तरीके से नहीं बना पाओगे। अब ये देखो, ये एजम्पशन और कर लिया, तो आपको, आप इसमें ये मत सोचना कि यार ये तो बहुत कॉम्प्लिकेट होती जा रही है चीज। नो, ये जो मैं दो तीन चीजें यहाँ बता रहा हूँ ये फिक्स है, बस अभी आपने सुन लिया, याद कर लिया, प्रैक्टिस कर ली। अब इस तरह की कोई भी रोटेशनल प्रॉब्लम आ जाए, कोई सी भी, बस आपको डिट्टो यही स्टेप्स फॉलो करने। और हमेशा अगर यहाँ पर चार की बजाय तीन डिस्क लगे हैं सपोज, तो यहाँ पर ये x4 नहीं आएगा, बस x3 x2 x1 आ जाएंगे। इसमें से ये वाला पार्ट हटा देना, तो सेम चीज लगेगी। तो आप अभी जो समझ रहे हो इसको बस एक बार समझ करके आगे फॉलो करना है। ओके, अब देखो, अब चूंकि मैं फर्स्ट वाले रोटर की इक्वेशन डेवलप कर रहा हूं, देखो कितने इक्वेशंस ऑफ मोशन है, एक, दो, तीन, चार। ये चार इक्वेशन ऑफ मोशन इसीलिए हैं क्योंकि अपने पास एक, दो, तीन, चार रोटर्स हैं। तो जितनी मासेस या जितनी इनर्शिया कंपोनेंट्स होती हैं उतनी इक्वेशंस ऑफ मोशन बनती है। इस पे नहीं डिपेंड करता कि कितने शाफ्ट लगे हैं या कितने स्प्रिंग लगे हुए हैं। मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन हमेशा ऐसी रहती है ना, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो मास जहां होगा उसके लिए इक्वेशन बनेगी। तो अब ये देखो, पहले रोटर के लिए इक्वेशन बन रही है, तो आप तो पहले मास को पकड़ लो। अब पहले मास पे अपन को ये देखना है कि कितनी फोर्स लग रही है, और न्यूटन्स का सिद्धांत क्या कहता है, द टोटल फोर्स ऑन एनी मास मस्ट बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। खत्म बात। तो अब पहले वाली की मास इनटू एक्सेलरेशन को मैं कैसे लिखूंगा, m1 x1 डबल डॉट मास इनटू एक्सेलरेशन। अब चूंकि पहले मास का डिस्प्लेसमेंट आप x1 से डिनोट कर रहे हैं, तो उसका एक्सेलरेशन x1 डबल डॉट होगा। तो मास इनटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, अब ये देखना है कि इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स कितनी लग रही है। अब ये देखो, अगर मास m1 पे सिर्फ एक ही स्प्रिंग कनेक्टेड है, तो एक्सटर्नल फोर्स लगाने वाला भी यही स्प्रिंग है और कुछ भी नहीं है। तो आपको ये देखनी है कि ये जो स्प्रिंग है ये m1 पे कितनी फोर्स लगा रही है, दैट्स ऑल। और वही चीज यहाँ पर आगे लिख देनी है आपको। अब K1 पे कितनी फोर्स लग रही है, ये पता करने के लिए मुझे ये पता करना पड़ेगा कि K1 कितनी खिंची हुई है या कितनी दबी हुई है। अब आप देखो, x2 जो है वो x1 से ग्रेटर मानिए आपने, तो ये बोल रहा है कि K1 का ये वाला जो सिरा है ये तो x2 से आगे गया, और K1 का ये वाला जो सिरा है ये x1 से आगे गया, और x2 जो है वो x1 से ज्यादा है। तो अब मेरे को ये बताओ कोई एक जना कि K1 स्प्रिंग खिंची हुई है कि दबी हुई है। खिंची हुई है सर। खिंची हुई है, सीधी सी बात है। अब कितनी खिंची हुई है ये भी बताओ। सर x2 माइनस x1। x2 माइनस x1 कर दूं तो ये पता लग जाएगा कि K1 स्प्रिंग कितनी खिंची हुई है। ठीक है, x2 माइनस x1 से खिंची हुई है। अब ये तो हो गया आपका डेल्टा। अब बताओ, किसी भी स्प्रिंग में अगर मेरे को फोर्स निकालनी हो तो मेरे को क्या करना पड़ता है, फोर्स ऑफ स्प्रिंग इज इक्वल टू स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू डेल्टा, ये तो करना होता है। अब ये बताओ कि इस K1 स्प्रिंग में अगर x2 माइनस x1 का डेल्टा या खिंचाव आया है और K1 इसकी स्प्रिंग कांस्टेंट है, तो K1 स्प्रिंग में फोर्स कितनी होगी। K1 ही होगी सर। K1 इंटू x2 माइनस x1। K1 इंटू x2 माइनस x1। भाई देखो, किसी भी स्प्रिंग की फोर्स निकालनी होती है वो हमेशा K डेल्टा है, दिस इज फोर्स ऑफ स्प्रिंग। ठीक है, तो K पता होनी चाहिए स्प्रिंग की, और ये पता होना चाहिए कि स्प्रिंग में कितना डिफ्लेक्शन आया। स्प्रिंग का डिफ्लेक्शन है x2 माइनस x1 और स्प्रिंग कांस्टेंट है K1, तो स्प्रिंग की फोर्स कितनी होगी, K1 इंटू x2 माइनस x1। ठीक है, अब अपन को ये और चेक करना है कि m1 मास पे ये जो फोर्स आपने बना ली
K1 X2 माइनस X1, ठीक है। ये प्लस है कि माइनस है? इसको प्लस तब मानोगे जब M1 के ऊपर जो K1 की फोर्स लग रही है वो उसी डायरेक्शन में हो जिस डायरेक्शन में X1 है, तब तो इसको पॉजिटिव रखोगे। और अगर इसकी फोर्स इज कंसिडर्ड X1 के उल्टी है तब तो इसको नेगेटिव रखोगे। अब आप मेरे को ये बताओ कि ये स्प्रिंग खिंची हुई है, ये आपने पहले ही कहा दबी हुई नहीं है, ठीक है। तो खिंची हुई स्प्रिंग अपने लेफ्ट साइड से जब फोर्स लगाएगी तो वो X1 डायरेक्शन में लगाएगी या X1 डायरेक्शन के उल्टा लगाएगी? सर उल्टा लगाएगी। नो सर सेम डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में लगेगा। थोड़ा सा आप इमेजिन करके देखो कि ये K1 खिंची हुई स्प्रिंग है और जैसे ही आप इस M1 को इस स्प्रिंग से अटैच करके अपने हाथ से छोड़ दोगे तो ये M1 किस डायरेक्शन में चलने की कोशिश करेगा? खिंची हुई स्प्रिंग इसको अंदर को खींचेगी ना, X1 के डायरेक्शन में जाएगा, तो X1 के डायरेक्शन में ही जाएगा। तो इसीलिए अब इस फोर्स पे जो आपका जो साइन आएगा दैट इज पॉजिटिव साइन। तो ये आ जाएगा M1 X1 डबल डॉट की वैल्यू आ गई K1 X2 माइनस X1। अब इस चीज को इससे कंपेयर करो, ये देखो। अब आपको क्या करना है, आपको M1 और X1 के टर्म्स में तो इक्वेशन बनानी है नहीं, क्योंकि आपके पास में स्प्रिंग और मास की प्रॉब्लम नहीं थी, आपके पास डिस्क और रोटर्स की प्रॉब्लम थी, ठीक है। तो आपको क्या करना है, M1 को रिप्लेस कर दो I1 से, X1 डबल डॉट को रिप्लेस कर दो θ1 डबल डॉट से। जहां पर K1 दिख रहा हो वहां पर KT1 लिख दो, जहां पर X2 हो वहां पर θ2, और जहां पर X1 है वहां पर θ1। तो इसकी जो इक्वेशन है ये डायरेक्टली इसी से बन गई, बस आपको कोई दिमाग नहीं लगाना इसमें। आप लीनियर के लिए डेवलप करो, क्योंकि लीनियर के लिए ये चीजों को अज्यूम करना और इमेजिन करना आसान है कि भाई सर वो स्प्रिंग। माइनस साइन। अब देखो ये माइनस क्यों आया इसमें, कोई बताओ कि ये और ये सेम है कि अलग अलग है? इसको चेक करके सेम ही बताओ। है, सेम ही है सर। उसको माइनस को मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर तो आप θ2 आगे आ जाएगा। माइनस को अंदर ले जाओ तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस θ1 और प्लस θ2, वही है ना। यहाँ पर भी ये देखो X2 माइनस X1 है, यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ था बस। सो दिस इज द सेम इक्वेशन, ये सेम इक्वेशन है, ये समझ में आ गया? यस सर। अब इसी प्रोसीजर को आप बिल्कुल डिट्टो इसी तरीके से फॉलो करते हुए, ये देखो अब आप सेकंड वाली पे जब जाओगे तो सेकंड वाली पे इधर आ जाओ, सेकंड वाली मास पे। अब सेकंड वाली मास पे दो स्प्रिंग्स लगे हुए हैं, तो दोनों स्प्रिंग का कंसिडर करना पड़ेगा आपको। तो इस केस में मैं ऐसे लिखूंगा M2 इंटू X2 डबल डॉट, यानी कि मास इंटू एक्सेलरेशन ऑफ द सेकेंड मास इज इक्वल टू फोर्स ऑन K1 प्लस फोर्स ऑन K2। अब देखो K1 की फोर्स कितनी थी, K1 की फोर्स तो वही है जो आपने पहले निकाली थी, यानी कि K1 इंटू X2 माइनस X1। अब इस पे प्लस या माइनस अपन बाद में लगाएंगे, ठीक है। और K2 की फोर्स कितनी है, इसी तरीके से अगर निकालू तो कोई जरा बताओ मेरे को K2 की फोर्स कैसे डेवलप करेंगे? KX3 माइनस X2। वेरी गुड। तो मैं लिखूंगा K2 इंटू X3 माइनस X2। तो ये तो मैंने पहले दोनों फोर्सेस लिख दी कि भाई K1 स्प्रिंग की फोर्स और K2 स्प्रिंग की फोर्स, वो मैग्नीट्यूड में तो इतनी होंगी। अब मेरे को ये देखना है कि इस जगह पे और इस जगह पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा, बस ये देखना है मेरे को। अब देखो इसका लॉजिक वापस से, K1 स्प्रिंग खिंची हुई है, तो ये वाला जो एंड है K1 का M2 से कनेक्टेड है और अपन M2 के ऊपर फोर्स देख रहे हैं। अब ये बताओ कि खिंची हुई स्प्रिंग से अगर मैं M2 को कनेक्ट कर दूं और छोड़ दूं तो ये स्प्रिंग M2 को अंदर की तरफ खींचेगा या बाहर की तरफ धक्का देगा? अंदर की तरफ खींचेगा। अंदर की तरफ खींचेगा। तो अंदर की तरफ खींचने का मतलब वो X2 के उल्टे डायरेक्शन में हुई है X2 के डायरेक्शन में हुई? X2 के उल्टे डायरेक्शन, X2 के डायरेक्शन में सर। X2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में हुई, करेक्ट। तो इस पे तो माइनस साइन लगेगा, समझ में आ गया? yes, अब यहाँ पर साइन जो है आप खुद मेरे को सोच के बताओ, यही लॉजिक लगा करके के ये जो वैल्यू है ये K2 की फोर्स है, ठीक है। अब K2 जो है उसके लिए आप ये क्राइटेरिया लगाओगे X3 इज ग्रेटर देन X2,
ठीक है, तो अगर x3 x2 से ज्यादा है तो K2 स्प्रिंग खिंची हुई है कि दबी हुई है, पहले ये बताओ। सर खींची हुई है। खींची हुई है सर, TVS ये भी खिंची हुई है। अब खिंची हुई ऑपोजिट में। K2 पे अगर मैं इस जगह पे M2 को कनेक्ट करके M2 को रिलीज कर दूं तो K2 स्प्रिंग इस M2 को अंदर की तरफ खींचेगा या पीछे की तरफ धकेलेगा? सर आगे ले जाएगा ना सर, सेम डायरेक्शन हाँ, ऑफ x2 सेम में। ले सेम जाएगा। डायरेक्शन में ले जाएगा। समझ में आ गया यस आपको? सर, ये यस सर। यस K2 सर। स्प्रिंग जो है वो M2 को x2 डायरेक्शन में खींचेगा क्योंकि वो खिंची हुई है। अगर K2 स्प्रिंग दबी हुई होती तो वो M2 को पीछे की तरफ धकेलता, यानी x2 के ऑपोजिट डायरेक्शन में धकेलता। ये समझ में आ गया आपको? यस सर। तो अब मेरे को बताओ कि ये जो फोर्स है K2 x3 माइनस x2, इसका साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है? पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव आएगा। ठीक है, यस सर। अब इस चीज को आप सीधे सीधे कन्वर्ट कर लो अपनी I और थीटा की वैल्यूज के टर्म्स पे। M2 की जगह पर I2, x2 डबल डॉट की जगह पे थीटा 2 डबल डॉट। ये थीटा नहीं है, ये माइनस साइन है सिंपल। ठीक है, इसको इधर मिटा देता हूं मैं। सिमिलरली दिस इज अ पॉजिटिव साइन। ठीक है, अब देखो K1 की जगह पर KT1 आ गया, x2 की जगह पर थीटा 2, x1 की जगह पे थीटा 1। अब ये देखो, ये माइनस साइन है यहाँ पे, ये माइनस साइन अंदर चला जाएगा तो यहाँ तो प्लस आ जाएगा, यहाँ पे -x2 आ गया, यहाँ पे +x2 आ गया। तो इससे मैच कर रहा है क्या? यस सर। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पर सिर्फ थीटा 2 को पहले लिखा हुआ है तो मेरे को क्या करना है, इधर से एक माइनस साइन बाहर निकाल लेता हूँ। तो इस प्लस साइन को हटा करके मैं यहाँ पर एक माइनस लगा देता हूँ और यहाँ पे -x3 हो गया, यहाँ पर +x2 हो गया। तो ये x2 -x3 हो गया। तो माइनस K2 की जगह पर KT2, x2 की जगह पर थीटा 2, x3 की जगह पर थीटा 3। सेम आया कि नहीं आया? यस सर। समझ में आ गया ना? अब इसी तरीके से वही सेम फॉर्मेट यूज करते हुए आपको क्या करना है, इन चारों डिस्क्स के लिए इक्वेशंस डेवलप कर लेनी। ठीक है, तो पहले डिस्क की इक्वेशन ये, दूसरे की ये, तीसरे की ये, चौथे की ये। अब क्या करना है, अब आगे ये जो स्टेप है ये बोल रहा है कि चारों इक्वेशन को ऐड करके देखो। अब इन चारों इक्वेशंस को ऐड करो। ऐड करोगे तो अब देखो, इसका मैं आपको एक आइडिया बताता हूं जिससे कि जल्दी सॉल्व होगा। -KT1 थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस KT1 थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये कैंसिल हो जाएंगे ऐड करेंगे तो। समझ रहे हो? -KT2 थीटा 2 माइनस 3 प्लस KT2 थीटा 2 माइनस थीटा 3, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। फिर -KT3 थीटा 3 माइनस थीटा 4 और प्लस KT3 थीटा 3 माइनस थीटा 4 कैंसिल हो जाएंगे। कितना बचा? अगर मैं इन सबको ऐड करूं, यानी कि I1 थीटा 1 डबल डॉट प्लस I2 थीटा 2 डबल डॉट प्लस I3 थीटा 3 डबल डॉट प्लस I4 थीटा 4 डबल डॉट, कितना बचा? सर 0। तो ये स्टेटमेंट आपको समझ में आ गया कैसे ये जीरो हुआ? यस सर। ये स्टेटमेंट, ठीक है, ये हमेशा जीरो आएगा, हमेशा। आप इधर 4 की जगह 3 लगा दो, 3 की जगह पे 10 लगा दो, अगर इसमें कोई भी फिक्स्ड एंड नहीं है और अगर सारे डिस्क और सारे शाफ्ट्स सिर्फ दोनों ओपन एंडेड पोजीशंस पे ऐसे खड़े हैं, फिर आप 2 लगाओ, 3 लगाओ, 4 लगाओ, 5 लगाओ, कोई मतलब नहीं है। अगर 5 डिस्क लगा दी तो 5 इक्वेशंस ऑफ मोशन बनेगी, लेकिन उनको जब ऐड करोगे तो वो फिर निल बटा निल जीरो ही बनेगा हमेशा। ठीक है, ये फिक्स है। अब उसके बाद ये बोलता है कि इन अ प्रिंसिपल मोड, भाई आपने क्या किया, आपने बोला कि अगर मैं ऐसी एक सिस्टम ले लूं और इस सिस्टम को थोड़ा सा डिस्टर्ब करके रिलीज कर दूं और बोलूं कि भाई तो अपने आप वाइब्रेट कर, तो उस केस, आवाज अटक रही है। हाँ क्या बोल, आवाज अटक रही है सब। आवाज अटक रही है? आवाज अटक आ रही है।
आपकी भी थोड़ी सी आ रही है, शायद आपके एंड पे कनेक्शन खराब होगा। खैर आप उसमें चिंता मत हिमांशु लीव को ज्वाइन कर ले एक बार। करो। हाँ बोलो सर बोलो। ठीक है, बाकी लोगों को तो क्लियर आ रही है ना आवाज? यस सर। यस सर। ठीक है, अब अपन ने यहां तक तो देख लिया। अभी देखो अपन को ये कुछ नहीं पता कि ये सब अपन क्यों कर रहे हैं। देयर इज नो आइडिया। आप लोगों से मैं एक्सपेक्ट भी नहीं करता, आपसे मैं सिर्फ इतना एक्सपेक्ट करता हूं कि मैंने आपको कहा कि भाई ऐसा एक सिस्टम ले लो, आपने मान लिया। फिर आपने बोला कि भाई इसकी हर एक डिस्क की इक्वेशन ऑफ मोशन बनाओ, आपने बना ली। फिर उसके बाद मैंने कहा कि इन चारों को ऐड कर दो, आपने ऐड भी कर दिया। और ये भी समझ लिया कि इस तरह की सिस्टम की इक्वेशंस को अगर कभी भी ऐड किया जाए वो हमेशा जीरो आएगा। यहां तक समझ लिया। लेकिन अभी भी अपन इस बात को नहीं जानते कि आखिर ये सब करके अपन जा कहाँ रहे हैं, और ये होल्डर्स मेथड आखिर चालू कब होगा। आप देखते रहिए। अब इन अ प्रिंसिपल मोड का मतलब क्या है, ये आपको फिर से याद दिलाना पड़ेगा कि प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन कितने होते हैं, उतने ही होते हैं जितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। अब ये बताओ इस वाले सिस्टम की कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है? सर 4। 4 डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है। तो इसकी कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकलेगी? सर 4। 4 निकलेगी। ही नेचुरल फ्रीक्वेंसीज निकलेगी। प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन उस मोड ऑफ वाइब्रेशन को कहते हैं जिसमें ये पूरा सिस्टम अपनी 4 नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से ओमेगा n1 सबसे छोटी हो गई, ओमेगा n2 उसके बाद बड़ी, ओमेगा n3 उसके बाद बड़ी, और सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ओमेगा n4। इसकी 4 फ्रीक्वेंसीज होगी। तो अब ये पूरा का पूरा सिस्टम अगर सिर्फ ओमेगा n1 पे वाइब्रेट कर रहा हो तो आप कहोगे कि इट इज वाइब्रेटिंग एट द फर्स्ट प्रिंसिपल मोड। अगर ये ओमेगा n1 पे नहीं कर रहा तो ओमेगा n2 पर भी कर सकता है वाइब्रेट नेचुरली। तो आप कहोगे द होल सिस्टम इज वाइब्रेटिंग एट द सेकेंड प्रिंसिपल मोड। और अगर तीसरे पे वाइब्रेट कर रहा है तो थर्ड प्रिंसिपल मोड, और चौथे पे वाइब्रेट कर रहा है तो फोर्थ प्रिंसिपल मोड। तो प्रिंसिपल मोड का मतलब है कि आपके पूरे सिस्टम में पहले ये पता करो कि कितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसीज हैं, और उन नेचुरल फ्रीक्वेंसीज में से किसी भी एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी पे अगर पूरा का पूरा सिस्टम वाइब्रेट कर रहा हो तब उसको प्रिंसिपल मोड ऑफ वाइब्रेशन कहते हैं। अब ये कह रहा है कि मान लो कि आपका सिस्टम किसी प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है मान लिया। लेकिन प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट करने का मतलब है कि मोशन सिंपल हार्मोनिक होगा। तो अगर प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है तो मोशन सिंपल हार्मोनिक शर्तिया रूप से होगा। तो आप ये कहते हो, अच्छा अब प्रिंसिपल मोड के बारे में भी और सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में भी आप लोगों को शायद थोड़ी सी जानकारी वापस से देनी पड़ेगी। अगर मेरा डिस्प्लेसमेंट का वेरिएबल x है तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में मैं इसको x इज इक्वल टू कैपिटल X साइन ओमेगा टी लिखता था। याद है क्या किसी को? यस सर। ये इक्वेशन कहां से आई? ये इक्वेशन आपके रोटर और डिस्क से नहीं आई, ये इक्वेशन आपके मास और स्प्रिंग से नहीं आई, ये इक्वेशन SHM है। दिस इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप अगर इस बात को नहीं समझे कि भाई ये आप रोटर और डिस्क की इक्वेशन ऑफ मोशन डेवलप कराई, उसको ऐड कराया, फिर ये एकदम से SHM कहां से लेके आए, तो ये बात यहां से कनेक्ट होती है कि आपने यहां पर एज्यूम किया कि मान लो कि मेरा सिस्टम अपनी 4 प्रिंसिपल मोड्स में से किसी एक प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है। और अगर ऐसा है तब ये पक्का होगा कि ये पूरा सिस्टम जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन पे चल रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल मोड सारे SHM बेस्ड हैं। ठीक है, तो अगर SHM पे चल रहा है तो इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि ये जो तीनों रोटर्स की जो थीटा है, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 और थीटा 4, इसकी इक्वेशन SHM से मिलती जुलती होगी। तो मैं ये कह रहा हूं कि थीटा 1 जो है, अब देखो इससे कंपेयर करो x से थीटा, ये जो है, अब एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए स्मॉल x को तो मैं कैपिटल X बना सकता हूं, लेकिन थीटा को कभी भी आप
बड़ा थीटा बना करके एसएचएम में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये अलाउड ही नहीं है, ये दोनों एक ही थीटा मानी जाएगी। देखो अल्फाबेट्स तो सही है, एक स्मॉल एक्स है एक कैपिटल एक्स है, तो ये तो सिंपल वेरिएबल है और ये एम्पलीट्यूड है। लेकिन थीटा जब ग्रीक अल्फाबेट आता है तो उसके लिए आपको एम्पलीट्यूड दिखाने के लिए उसको बड़ा नहीं बना सकते आप। तो अब मैंने क्या किया, थीटा को तो मैंने एक्स वेरिएबल के तौर पे ले लिया था। अब एम्पलीट्यूड कैपिटल एक्स जहां दिखाता था उसका रोटरी बनाने के लिए अब या तो मैं कोई दूसरा ग्रीक अल्फाबेट यूज करूंगा, जैसे कि बीटा या फिर अल्फा या फिर गामा, ये आपकी इच्छा है। लेकिन आपको ये बताना पड़ेगा कि थीटा तो मेरा वेरिएबल है और बीटा क्या है, मेरा एम्पलीट्यूड है। तो मैं कहूंगा कि इससे मिलता जुलता ये थीटा 1 है तो यहां पर बीटा 1। अब थीटा 1 वेरिएबल है और बीटा 1 एम्पलीट्यूड है, मल्टीप्लाइड बाय साइन ओमेगा टी। ठीक है। अब उसी तरीके से थीटा 2 कितना होगा, अगर थीटा 2 बनाना हो तो ये भी एसएचएम में होगा, तो ये हो जाएगा सर बीटा 2 साइन ओमेगा टी। बीटा 2 साइन ओमेगा टी। और उसी तरीके से थीटा 3 क्या होगा, थीटा 3 हो जाएगा बीटा 3 बीटा 3 साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी। और फाइनली थीटा 4 जो होगा वो क्या होगा, बीटा 4 साइन ओमेगा टी। ठीक है। तो इस पूरी कहानी को मैंने यहां पर समेट करके इतने से मैं बना लिया। मैंने बोला कि थीटा आई कैन बी इन जनरल रिप्रेजेंटेड एज बीटा आई साइन ओमेगा टी। बस खत्म बात। ये बात समझ में आ गई आपको सब लोगों को? क्या तक क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब इससे आगे चलेंगे। तो आपने कहा कि थीटा जहां भी दिखाया उसको अब मैं रिप्लेस कर सकता हूं बीटा साइन ओमेगा टी से। अब एक काम करो, थीटा की अगर इक्वेशन पता लग गई या आपने मान ली एसएचएम में, तो थीटा डबल डॉट कैसे बनेगी? क्या इस इक्वेशन को दो बार डिफरेंशिएट कर सकते हैं आप? बीटा साइन ओमेगा टी को दो बार डिफरेंशिएट करोगे तो क्या माइनस ओमेगा स्क्वायर बीटा साइन ओमेगा टी आएगा कि नहीं आएगा? यस सर। ये आप जानते हैं, दिस एनीबडी कैन डू। इसको दो बार आप डिफरेंशिएट करके देख लो, यही चीज आ जाएगी। अब ये बोल रहा है इक्वेशन 6 जो है, इक्वेशन 6 को 1 से लेके 4 तक, ये देखो ये जो इक्वेशन थी ना यहाँ पे, तो यहाँ पे जहां पर भी थीटा 1 डबल डॉट, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 डबल डॉट दिख रहा है, तो वहां तो आप डाल दो माइनस ओमेगा स्क्वायर बीटा साइन ओमेगा टी। और जहां पर भी आपको थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 दिख रहे हैं, वहां पर डाल दो बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4 साइन ओमेगा टी। ये चीजें रिप्लेस करो तो आप पाओगे कि ये साइन ओमेगा टी पूरी इक्वेशंस में कैंसिल हो जाएगा। आप एक बार हाथ से करके देख लेना। और ये जो चार इक्वेशंस थी, ये चार इक्वेशंस आपकी बन जाएगी, ये चार। ठीक है। अब इन चार इक्वेशंस को वापस से जब आप ऐड करोगे तब आपके पास में ये रिजल्ट आएगा। अब ये चीजें तो ऑटोमेटिकली प्रोग्रेशन के साथ में चलती रहेगी। यहां तक आपको समझ में आ गया है क्या क्या किया? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाई चारों की, प्रिंसिपल मोड में एसएचएम माना, उसको डिफरेंशिएट किया दो बार तो थीटा डबल डॉट पे निकाल लिया। अब थीटा और थीटा डबल डॉट की सारी वैल्यूज को इधर इधर सब्स्टिट्यूट किया, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद सिंप्लीफाई जब करोगे तो आपके पास में ये चार इक्वेशन आ जाएंगे। अब इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, आप चेक करना चाहो तो वैसे भी चेक कर सकते हो कि आप इन चारों को जब ऐड करोगे तो फिर से जीरो ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भाई पहले ही जीरो आ रहा था, आपने इनको ऐड करके देखा, अब आप इनकी थीटा 1 थीटा 2 की कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट ही तो कर रहे हो, और कुछ इक्वेशन में थोड़ी ना चेंज हुआ है, तो इसीलिए अब भी वापस से ऐड करोगे तो अब भी जीरो आएगा। लेकिन अब की बार जो चीज आपके हाथ में आई है ये थोड़ी सी चीज अलग है। अब मेरे को वापस से कोई जरा याद दिलाए अपने प्रीवियस टॉपिक्स के एक्सप्लेनेशन से। ये इनर्शिया फोर्स तो आपने सुना ही होगा, मैं पिछले 2-3 क्लास से इसके बारे में बहुत बात कर रहा हूं। इनर्शिया फोर्स, इनर्शिया फोर्स का जनरल फॉर्मूला बताओ मेरे को, एनीबॉडी?
एम एक्स ओमेगा स्क्वायर। वेरी गुड। एम एक्स, चलो एक्स की बजाय मैं पहले ओमेगा स्क्वायर लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं है। यही है इनर्शिया फोर्स जो आपने स्टोडोलास मेथड में बहुत प्रोलिफिकली यूज किया था। अब आप इस एक्सप्रेशन में कंपेयर करो, एम को तो मैं आई से हमेशा रिप्लेस करता ही हूं, ओमेगा स्क्वायर एज इट इज आ गई है, और अगर एक्स का एम्पलीट्यूड कैपिटल एक्स है तो थीटा का एम्पलीट्यूड बीटा है। तो अगर मैं एम ओमेगा स्क्वायर एक्स को इनर्शिया फोर्स नाम देता हूं तो आई ओमेगा स्क्वायर बीटा को क्या नाम से बुलाया जाएगा, आप बताओ। सर क्या नाम दें इसको, बताओ। देखो भाई, आई एम है, ओमेगा स्क्वायर है, बीटा की जगह पे एक्स था, ठीक है, ये लीनियर मोशन में है तो इसको तो इनर्शिया फोर्स कहते हैं। सर टॉर्क थोड़ी ना होगा ये। बिल्कुल टॉर्क है, तो बिल्कुल सर टॉर्क कौन सा इनर्शिया टॉर्क? है। यस, अगर ये इनर्शिया फोर्स है तो ये इनर्शिया टॉर्क ही होगी, और क्या होगा। क्योंकि सर ट्रांसलेटरी में फोर्स टॉर्क में बदल जाती है, यस, रोटेटरी में आती है तो। दिस इज द करेक्ट आंसर, आपने सही आंसर दिया है। दिस विल बी कॉल्ड एज इनर्शिया टॉर्क। अगर इनर्शिया फोर्स एम ओमेगा स्क्वायर एक्स है तो आई ओमेगा स्क्वायर बीटा शर्तिया रूप से इनर्शिया टॉर्क ही कहलाएगी, क्योंकि लीनियर मोशन में फोर्स को रोटरी मोशन में कौन सी चीज रिप्लेस करती है, टॉर्क रिप्लेस करती है, तो इनर्शिया फोर्स को रिप्लेस करेगी इनर्शिया टॉर्क। ठीक है, तो कुल मिलाकर के यहां पर ये क्या बात बोल रहा है, ये यही बात बोल रहा है कि आपकी इस तरह की कोई सिस्टम आ जाए तो उसमें इनर्शिया टॉर्क्स का जो टोटल सम है, ये देखो यही बोल रहा है ना, टोटल सम ऑफ ऑल द इनर्शिया टॉर्क्स ऑन ऑल द डिस्क्स, फर्स्ट डिस्क वो जीरो होगा सर। फर्स्ट डिस्क की इनर्शिया टॉर्क कितनी होगी, I1 ओमेगा स्क्वायर बीटा 1। सेकेंड डिस्क की इनर्शिया टॉर्क कितनी होगी, I2 ओमेगा स्क्वायर स्क्वायर बीटा 2। बीटा 2। उसी तरीके से I3 और I4 की बना लोगे, I3 ओमेगा स्क्वायर बीटा 3, I4 ओमेगा स्क्वायर बीटा 4। अगर आप इन चारों इनर्शिया टॉर्क्स को ऐड कर दें तो ये मैथमेटिकल डेरिवेशन आपको कह रहा है कि ये हमेशा जीरो होगा। समझ में आ गया। यस सर। तो दिस इज अनदर पॉइंट विच कैन बी इफेक्टिवली पुट हियर। आपके होल्डर्स मेथड की जो बेसिस है, आप ये कह सकते हैं कि, एक सेकेंड ये देखो, टाइपराइटर, आप इसको एज अ फोर्थ पॉइंट ऐड कर सकते हो। क्या पॉइंट है ये, बेसिस ऑफ होल्डर्स मेथड इज दैट in a principal mode of vibration, the sum of inertia torques of all rotors will compulsorily be equal to 0। ये आपका चौथा वाला पॉइंट ऐड हो गया, ठीक है। यही लॉजिक यहां पर अपन ने क्लियर किया कि भाई होल्डर्स मेथड का बेसिस क्या है, आधार क्या है। अब यहां पर पहली बार अपन को कुछ आधार मिला है होल्डर्स मेथड को कंटिन्यू करने का, कि आपको तो बस इनर्शिया टॉर्क निकालते जाना है चारों रोटर पे, और उन इनर्शिया टॉर्क्स को सबको ऐड करके देखना है कि वो जीरो हुई कि नहीं हुई। अगर वो जीरो हो गई तब तो आप कहोगे कि प्रिंसिपल मोड पे वाइब्रेट कर रहा है, और ये जो ओमेगा है ये आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है, ये मिल जाएगी आपको।
और अगर ये 0 नहीं बन रहा तो इसका मतलब है कि आइटरेशन को और आगे चलाएं जब तक कि ये चीज 0 नहीं बन जाती। यही आपके होल्जर्स मेथड का पूरा आधार है और कुछ भी नहीं है। ठीक है, अब अपन इसी कॉन्सेप्ट को लेकर के अब टेबल पे चलते हैं। अब अपन एक्चुअल होल्जर्स मेथड पे आ रहे हैं। अब यहाँ पर देखो मैंने और इसके अंदर काफी सारा एक्सप्लेनेशन डाल रखा है और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए, बट यू कैन इफेक्टिवली स्किप इट इफ यू डू नॉट वांट टू डू दिस। इसको आप स्किप कर सकते हो, ये पूरा पार्ट, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आपके पास में टाइम और पेशेंस है तो फिर आप इसको लिख सकते हैं। अदरवाइज इफेक्टिवली यहाँ तक के ये जो लॉजिक ऑफ होल्जर्स मेथड है ये मैंने आपको वैसे वर्बली समझा दिया है, और आप सिर्फ इतना सा लिख के भी अपना काम चला सकते हैं जो यहाँ पे अपन ने लिख दिया है कि basis of Holzer's method is that in a principal mode of vibration the sum of inertia torques of all rotors will compulsorily be equal to 0। ये 0 होगा, पक्की बात है। ठीक है, अब यहां तक लिखने के बाद आप अपने एक्सप्लेनेशन में सीधे इस पॉइंट पे आ जाओ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर टॉर्क वर्सेस ओमेगा ग्राफ। अच्छा अब ये बताओ, ये देखो, ये मैं इसको शॉर्ट में एक सिस्टम को बना देता हूं। एक रोटर, फिर शाफ्ट आया, दूसरा रोटर, फिर शाफ्ट आया, फिर तीसरा रोटर। ठीक है, ये बताओ इसकी कितनी ओमेगा एन निकलेगी? एनीबॉडी? 3। 3 निकलेगी ओमेगा n1, ओमेगा n2 और ओमेगा n3। अब ये जो ग्राफ है रिमाइंडर टॉर्क वर्सेस ओमेगा, ठीक है, अब ये रिमाइंडर टॉर्क करके एक जो टर्म आया है, इस चीज को पहले अपन समझते हैं कि रिमाइंडर टॉर्क क्या चीज है। वो यहां पर मैं आपको जस्ट क्विकली समझा देता हूं, जो मैंने आपको स्किप करने की बात कही थी। या आपको होल्जर्स मेथड में पूरा वापस से लिखने की जरूरत नहीं है, बट जस्ट लुक एट दिस वन। ठीक है, 4 आदमी खड़े हैं, 1 2 3 4। ये 4 रोटर्स जो हैं ये 4 आदमियों की तरह हैं। ये आपस में कनेक्टेड है शाफ्ट से। ये कनेक्शन नहीं है तो भी मान लो बस पास पास खड़े हैं। अब इस आदमी के पास में 4 आर्म थे, इस आदमी के पास में 3 आर्म थे, इस आदमी के पास में 2 आर्म थे और इस आदमी के पास 1 आर्म था। या चलो ये मान लो इसके पास भी 4 आर्म थे, रैंडम करने के लिए। ठीक है, इस आदमी ने अपने चारों आर्म इसको दे दिए। ये कैसे देने की बात हो रही है? क्योंकि अगर इस I4 पे कोई इनर्शिया है तो इस शाफ्ट से कनेक्टेड होने के कारण अपन ये मान सकते हैं कि I3 का खुद का इनर्शिया तो उस पे लग ही रहा है, लेकिन इस कनेक्शन के कारण I4 का इनर्शिया भी इस पे ट्रांसफर हो जाएगा। तो अब ये बताओ, इस चौथे आदमी ने अपनी इनर्शिया या अपने आर्म इसको दे दिए, तो इस आदमी के पास कितने आर्म बचे अभी? 7। अब देखो इस शाफ्ट के थ्रू ये वाली रोटर इससे कनेक्टेड है, तो ये कह सकते हैं कि इस रोटर की जो इनर्शिया टॉर्क होगी वो तो अपने पास तो रखेगा ही है, लेकिन इसकी जो टोटल इनर्शिया टॉर्क है वो इस शाफ्ट से ट्रांसफर होकर के इसको भी मिलेगी। तो एक ये तरह से मान लो कि इस आदमी ने अब जो इसके 7 आर्म थे वो 7 आर्म इसको दे दिए। अब ये बताओ कि इस दूसरे आदमी के पास टोटल कितने आर्म रह गए? 9 आर्म रह गए। और उसी कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफरेंस को यूज करते हुए, चूंकि ये अब इस शाफ्ट से इससे भी कनेक्टेड है, तो कुल मिलाकर के सबसे आखिरी आदमी के पास में ट्रांसफर होने के बाद कितने आर्म शेष रह गए? 13। 9 + 4 13। दिस इज द लॉजिक ऑफ रिमाइंडर टॉर्क। तो अब से कभी भी अगर रिमाइंडर टॉर्क की बात की जाए, आप सिर्फ ये आर्म वाली बात याद रख लेना, या टॉर्क जो इनर्शिया टॉर्क है उसके ट्रांसफर होने की बात याद रख लेना। ये है रिमाइंडर टॉर्क का मतलब। तो कुल मिलाकर के ये जो समेशन है, ये समेशन ऑफ ऑल इनर्शिया टॉर्क्स, क्या यही रिमाइंडर टॉर्क है क्या? कोई एक जना बता दो।
क्या मैं इसको रिमाइंडर टॉर्क नाम दे सकता हूँ? यस सर। बिल्कुल दे सकता हूँ, यस सर। क्योंकि आप देखो यहाँ पर पूरी कहानी कैसे चली थी। 4 आम इधर दे दिए तो 4+3, फिर इसके पास जो थे 4+3 वो इसको दे दिए तो कितने हो गए 4+3+2, इसके पास जो थे वो भी इसको दे दिए तो कुल मिला कितने हो गए 4+3+2+4, यही तो है तेरा, है कि नहीं? तो अब ये देखो, ये जो समेशन आपने किया हुआ है इस चीज को आप इनर्शिया टॉर्क का सम कह लो या फिर सीधे सीधे रिमाइंडर टॉर्क नाम दे दो, ये दोनों एक ही चीज है। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिमाइंडर टॉर्क। तो अब यहां पर ये रिमाइंडर टॉर्क वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ बनाया गया है उसमें ये जो वाई एक्सिस पे लिया गया है ये क्या है? ये चीज और कुछ नहीं है, दिस इज समेशन ऑफ आई इक्वल टू 1 to n आई ओमेगा स्क्वायर बीटा आई, यही है ये। दिस इज रिमाइंडर टॉर्क, ठीक है। अब ये रिमाइंडर टॉर्क वर्सेस ओमेगा का जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसा ही बनता है। तो आप अगर ऐसा कोई भी सिस्टम कंस्ट्रक्ट कर लें अपनी मर्जी से, कितना भी इसका I1 रख लो, इसकी KT कितनी भी रख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप तो बस सिस्टम कंस्ट्रक्ट करते चलो। सिस्टम कंस्ट्रक्ट करने के बाद में ये बताओ कि इस वाले सिस्टम की कितनी ओमेगा एन आएगी, 3 आएगी। तो ओमेगा N1, ओमेगा N2 और ओमेगा N3 ये पता करना आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अब ये सिर्फ ये जो ग्राफ है ये आपको ये मदद कर रहा है ये बताने में कि ओमेगा को अगर मैं एक रियल नंबर लाइन पे लगाऊं, 0 से लेकर के ऐसे चलती जा रही है ये, तो रिमाइंडर टॉर्क के साथ ये ओमेगा कैसे वेरी करेगी, ये इस तरीके से वेरी कर रही है। ये साइनोसॉइडल कर्व नहीं है, ये आप ध्यान दें, क्योंकि ये देखो पहला ओमेगा N1 और पहले ओमेगा N2 के बीच में छोटा सा ही गैप था, फिर ये कर्व बड़ा हो गया और ओमेगा N3 यहां मिली, अब ये और बड़ा हो गया, अब ओमेगा N4 अगर है तो बहुत आगे जाके मिलेगी। और उसी तरीके से तो ये जो कर्व है ये इस तरीके से चलता है, पहला वाला तो 0 होगा शर्तिया रूप से, ऐसे चला, दूसरा वाला थोड़ा दूर मिलेगा, तीसरा वाला और दूर मिलेगा, चौथा वाला और दूर मिलेगा, इस तरीके से देखा आपने, ये बड़ा बड़ा होता जा रहा है। यहां पर आपको ओमेगा की वैल्यूज मिलेगी, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि भाई ये ग्राफ क्यों बताई जा रही है, आप तो सीधे सीधे टेबल बता दो। तो टेबल में जो प्रोसीजर आने वाला है वो इसी पे बेस्ड है, इसी चीज के ऊपर आपको ये ग्राफ याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। ग्राफ याद रखने का मतलब इसका ये जो प्रोग्रेशन है कि पहले ओमेगा N1 0 मिलेगी, अगली ओमेगा इससे थोड़ी दूर मिलेगी, फिर अगली ओमेगा इससे और काफी दूर मिलेगी और इसके बाद वाली और दूर मिलेगी, इस तरीके से। और इसकी खास बात यह है कि पहले आपको रिमाइंडर टॉर्क बढ़ता हुआ नजर आएगा, फिर रिमाइंडर टॉर्क सेकंड फ्रीक्वेंसी पे जाके 0 होगा, फिर जब आप इस फ्रीक्वेंसी की तलाश में निकलेंगे तो आपका रिमाइंडर टॉर्क नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ता जाएगा और फिर उसके बाद रिमाइंडर टॉर्क फिर 0 हो जाएगा। रिमाइंडर टॉर्क जब आप इधर 0 हो गया तो आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी भी मिल जाएगी, और आप अगली फ्रीक्वेंसी की तलाश में जब चलेंगे जो कि आपका ओमेगा N4 है तो वो आपको यहां मिलेगा काफी दूर जाकर के। लेकिन उसमें भी क्या प्रोग्रेशन चलेगा, उसमें यहां पर 0 से रिमाइंडर टॉर्क फिर बढ़ना स्टार्ट होगा, फिर घटना स्टार्ट होगा और इवेंचुअली फिर 0 हो जाएगा। लेकिन इसमें मजे की बात या इंपॉर्टेंट बात आपको यही नोट करनी है कि आपको जहां जहां पर भी फ्रीक्वेंसीज मिल रही है उन सारे पॉइंट्स को देखो। ओमेगा N1 यहां मिला, ओमेगा N2 यहां मिला, ओमेगा N3 यहां मिला और ओमेगा N4 यहां मिला। इन चारों पॉइंट्स में क्या चीज कॉमन है? कॉमन ये चीज है कि इन चारों पॉइंट्स पे रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू कितनी है, जरा बताओ। इस पे, इस पे, इस पे और इस पे कितनी है रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू? 0 0 है। 0। यही यही चीज यहां पर एम्फसाइज की गई थी। ये देखो कि जब भी ये रिमाइंडर टॉर्क 0 बन पाए उसी टाइम पर जो ओमेगा है वो आपकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके अलावा अगर ये नॉट इक्वल टू 0 मिल रहा है तो जो ओमेगा चल रहा है वो आपकी फ्रीक्वेंसी नहीं है। समझ में आ गया? ये कॉन्सेप्ट है जिस पे अपन होल्डर्स मेथड को चलाएंगे। तो अब अपन को यही देखना है कि इस
ग्राफ को याद रखते हुए अपन अब होल्जर्स आइट्रेशन कैसे करें, ठीक है। अब देखो आज ऑलरेडी 1:07 हो चुके हैं। मैं आपको होल्जर्स आइट्रेशन पढ़ा सकता हूं, लेकिन हो सकता है आपको आधा घंटा और साथ में बैठना पड़े। तो इफ यू आर रेडी वी कैन कंटिन्यू, क्योंकि अगली क्लास तक अगर वेट करेंगे तो ये पूरी चीजें आप भूल चुके होंगे, आई एम 100% श्योर। क्योंकि आप ही नहीं, कोई भी स्टूडेंट हो इतना कनेक्शन रखता ही नहीं है अभी आज की तारीख में। तो शैल वी कंटिन्यू, कैन यू बियर विथ मी फॉर हाफ एन आवर मोर? यस सर। ठीक है। और अगर कोई बहुत परेशान हो गया है, अगर नींद आ रही है, तो ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है, यू कैन लीव द मीटिंग। ये पूरी चीज रिकॉर्ड हो जाएगी, आप अपनी सहूलियत के हिसाब से बाद में भी देख सकते हैं, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है। दूसरी क्लास तो क्या क्या हुआ? सर पढ़ाइए सर, कोई दिक्कत नहीं है। इसकी क्लास 4 बजे है। 4 बजे है ना, तो अभी अपन इसको जल्दी समेट देंगे। अब ये जो ज्यादा ब्रेन एक्टिविटी वाला काम था ना, ये तो हो गया। अब आगे जो मैं आपको बताऊंगा दैट इज गोइंग टू बी फन ओनली। ये आराम से बहुत जल्दी और आसानी से कंप्लीट होने वाली चीज है। अब ये होल्जर्स टेबल देख करके पहले आपको डर लगेगा, बोले यार ये नहीं झेली जाएगी हमसे, ठीक है। लेकिन अब मैं इसको बना करके जब समझाऊंगा, ये तो मैंने आपको बहुत डिस्क्रिप्शन भर दिया इसमें, इसमें टिक लगा रखे हैं, नॉट एप्लीकेबल लिख रखा है, कई जगह पे फॉर रोटर, फॉर शाफ्ट, ये सब चीजें। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। अब मैं जो आपको चीज इसको कैसे बनाना है ये एक बार समझा दूंगा, तो आपको समझ में आएगा कि दिस इज नथिंग, दिस इज इवन सिंपलर देन स्टोडोलास मेथड। स्टोडोला में तो फिर भी थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है, ये उतना भी दिमाग नहीं लगाना, बिल्कुल ही कच्चा मेथड है, ये बहुत सिंपल है, ठीक है। बट एनीवे, लेट अस स्टार्ट विद एन एग्जांपल। यहाँ पर मैंने एक एग्जांपल दिया है, और इसके ऊपर कैसे ये स्टोडोला सॉरी अपनी होल्जर्स टेबल बनानी है, ये तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर में इसको बना रखा है। मैं आपको बिल्कुल फ्रेशली कैसे बनाना है इसको सिखा रहा हूँ। ये अपनी प्रॉब्लम ले ली मैंने, एक 3 रोटर्स हैं, 1 2 3। इनकी इनर्शियाज I1 I2 I3 जो है, तीनों मैंने कितनी ले ली? 1। कितने शाफ्ट है अपने पास? 2 शाफ्ट हैं, KT1 KT2। दोनों शाफ्ट्स की जो स्टिफनेस है वो मैंने ले ली 1 न्यूटन मीटर पर रेडियन। बहुत सिंपल प्रॉब्लम ले ली, सारी चीजें 1 1 1 1, ठीक है, ताकि टेबल की कैलकुलेशंस अपनी आसान हो जाए। अब आप लोग सब सिर्फ एक काम करो, अपने अपने कैलकुलेटर्स अपने पास में रख लो अगर है तो, अदरवाइज आप अपने पीसी पे या मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं। तो कम से कम 2 या 3 जने मेरे को कोलैबोरेट करें, साथ में इसमें पार्टिसिपेट करें। अगर सब लोग अपने कैलकुलेटर लेके कैलकुलेट करोगे तो बहुत खुशी की बात है, आपको बहुत अच्छा लगेगा। ये एक चाइनीज प्रोवर्ब भी चलती है इस पे कि मुझे कोई चीज बता दो तो मैं भूल जाऊंगा, मुझे कोई चीज सिखा दो तो मैं याद रखने की कोशिश करूंगा, और अगर मुझे पार्टिसिपेट करवा दो तो मैं जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगा। दिस इज अ चाइनीज प्रोवर्ब, और ये काफी इफेक्टिव भी है। तो आप सिर्फ एक ऑडियंस की तरह अगर सिर्फ देखते रहोगे तो वो सिखाने की बात हो गई, बस आप कभी भी उसको भूल सकते हो। लेकिन आप कैलकुलेटर लेके एक बार पार्टिसिपेट करके देखो इसमें, यू विल बी सरप्राइज्ड कि आपकी ब्रेन की रिटेंशन जो है वो कई गुना इसमें ज्यादा रहेगी। सो इट्स जस्ट अ रिक्वेस्ट, कोई कंपल्शन नहीं है, आप लोग साथ में पार्टिसिपेट कैलकुलेटर लेके करें। अब देखो इसकी टेबल कैसे बनानी है। सबसे पहले तो यहां पर मैं क्या करूंगा, इसकी टेबल बनाने से पहले मैं अपना एक ग्राफ, यहाँ पर रिमाइंडर टॉर्क है, ये मेरा रटा हुआ ग्राफ है, ये इसमें मेरे को चेंज नहीं करना कुछ भी, और यहाँ पर ओमेगा एन की वैल्यू है। ये कैसे चलता है, मैं थोड़ा सा बड़ा बना रहा हूँ आपकी बार, ये यूं जाएगा और उसके बाद थोड़ा और दूरी पे यूं जाएगा। तो अपन अभी क्या करने जा रहे हैं, अपन सारी ओमेगा एन नहीं निकालेंगे, ओमेगा एन 1 तो 0 मिलेगी ही मिलेगी, वो पक्का है। अपन अभी सिर्फ ओमेगा एन 2 की तलाश में, ओमेगा एन 3 भी मिलेगी, लेकिन वो अपन अभी नहीं पता कर रहे हैं, क्योंकि उसके लिए बहुत सारी टेबलें बनानी पड़ेगी। अभी अपन ये पता करना चाहते हैं। तो पहले तो आप होल्जर्स टेबल बनाने से पहले इसको अपने फेयर राइटिंग में बना करके रखें।
अब देखो होल्जर्स टेबल कैसे बनानी है। ठीक है, होल्जर्स टेबल में ये जो ओमेगा एन की वैल्यू है इसको पहले गेस किया जाता है। ठीक है, एक सेकंड। अच्छा अब ये बताओ, लेट मी सी हाउ मेनी पीपल आर इन। अब ये बताओ, अगर आप ओमेगा एन टू की वैल्यू को पहले गेस करना चाहोगे और ओमेगा एन वन जीरो है, तो इससे आगे अब ये देखो, ये रियल नंबर लाइन है, यहाँ पर 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 1 2 3 4, ये कुछ भी हो सकता है ये। तो अब अपन अंधेरे में तीर कैसे चलाएं? अंधेरे में तीर चलाना ही पड़ेगा, और कोई चारा तो है नहीं। तो अपन एक काम करते हैं, ओमेगा एन को, या फिर सबसे पहले तो इसको क्या करना है, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू को 0.2 मान लेते हैं। आप पूछोगे कि भाई 0.2 क्यों, 1 क्यों नहीं, 0.5 क्यों नहीं? बस इसीलिए मैंने आपको कहा था कि इस चीज का कोई जवाब नहीं है, ये अंधेरे में आपको तीर चलाना ही पड़ेगा। हो सकता है कि ये 0.2 की जो वैल्यू अज्यूम की है ये एक्चुअल वैल्यू से कहीं कोसों कोसों दूर हो, आई डोंट नो, लेकिन ये तुक्का मारना पड़ता है। तो आपने ओमेगा एन स्क्वायर, देखो स्टार्ट में कहां से कर रहा हूं, ओमेगा एन की वैल्यू गेस नहीं कर रहा हूं, ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू गेस कर रहा हूं। उसका रीजन आपको अभी समझ में आ जाएगा। अब ये टेबल कैसे बनानी है, यहां पर आपने ओमेगा एन स्क्वायर के ट्रायल वैल्यू ले ली, उसके बाद इस तरह की एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करें, उससे थोड़ा सा ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे ड्रॉ करें जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद पहली एंट्री है टेबल की कि आपकी इनर्शिया कितनी कितनी है। ठीक है, अब ये बताओ, आपका ये जो प्रॉब्लम था I1 I2 I3, क्या क्या वैल्यूज है इसकी? 1 तीनों 1 है। तो 1 kg सर। अपन इस टेबल पे जाएंगे और पहले वाले की 1 है, दूसरे वाले की भी 1 है, और तीसरे वाले की भी 1 है। ये टेबल का ये पार्ट कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट एंट्री है, अगर I पता लग गया तो ये बताओ कि I ओमेगा स्क्वायर कितना है। सर 0.2 0.2 सेम। एक सेकेंड, I ओमेगा स्क्वायर जब निकल जाएगी फिर अपन बीटा को लेके आएंगे। जब बीटा की वैल्यूज पता लग जाएगी फिर अपन को रिमाइंडर टॉर्क की वैल्यू निकालनी है, I ओमेगा स्क्वायर बीटा। और जब रिमाइंडर टॉर्क सारे की पता लग जाएगी फिर अपन को उनको ऐड करना है, यानी कि समेशन I ओमेगा स्क्वायर बीटा। फिर उसके बाद शाफ्ट्स की स्टिफनेस लेकर के आनी है। शाफ्ट की स्टिफनेस पता लग जाए फिर फाइनली आपको समेशन I ओमेगा स्क्वायर बीटा वाला जो कॉलम था उससे KT को डिवाइड कर, ये टेबल है अपने पास। अब इसी को अपन रिपीट करेंगे। ठीक है, चलो अब सबसे पहले तो देखते हैं कौन कौन सी एंट्रीज अपन पूरी बना सकते हैं। ये अपनी टेबल हो गई जो अपन को रिपीट करनी है। ठीक है, देखो इसको याद रखना बहुत आसान है। I लिखा, ओमेगा स्क्वायर आपने अज्यूम किया था तो I ओमेगा स्क्वायर मिल जाएगा। बीटा अभी अपन स्टार्ट करेंगे तो I ओमेगा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करके I ओमेगा स्क्वायर बीटा बना दिया। फिर I ओमेगा स्क्वायर बीटा का समेशन, फिर KT लेके आए और इस समेशन को KT से डिवाइड कर दिया। ये ऊपर की ये जो रो है ये सेम रहेगी। अब आपने I की वैल्यूज तो यहां पर लिख दी। क्या KT की वैल्यूज प्रॉब्लम में गिवन है क्या? यस सर। ठीक है, KT1 KT2 दे रखा है। अच्छा अब ये बताओ, रोटर्स तो आपके पास 3 थे तो आपने 3 वैल्यूज लिखी, लेकिन KT कितने हैं आपके पास?
2 है। 2 है। सर 2। तो आप यहाँ पर केटी की पहली वैल्यू और केटी की दूसरी वैल्यू लिखोगे, तीसरी वाली वैल्यू चूंकि है ही नहीं तो यहाँ पर डैश लिखो। ठीक है, अब आई और केटी की एंट्री तो टेबल बनते ही हो जाएगी क्योंकि वो आपके प्रॉब्लम में ही गिवन होती है। ठीक है, अब बाकी की एंट्रीज के लिए आपको क्या करना है, ओमेगा को एज्यूम करना पड़ता है हर टेबल में, और अपन ओमेगा को एज्यूम ना करके किसको एज्यूम कर रहे हैं, ओमेगा स्क्वायर को एज्यूम कर रहे हैं। और अभी अपन ने करंटली हवा में तीर चलाया कि लेट अस टेक इट एज 0.2। ठीक है, तो अब क्या करना है, इन सब जगहों पे एंट्रीज बताओ क्या होगी, 0.2, इधर क्या एंट्री आएगी, 0.2 0.2। 0.2। अब आगे चलने के लिए सबसे पहले तो क्या करना पड़ता है, बीटा। अब मैं यहां पर जो एंट्री लिखूंगा वो एंट्री किसकी होगी, फर्स्ट वाले रोटर की बीटा मैं अज्यूम कर रहा हूं, और वो हमेशा 1 अज्यूम करना है, ऑलवेज अज्यूम इट टू बी 1। ठीक है, तो अगर मैंने बीटा को 1 अज्यूम कर लिया तो अब बताओ ये एंट्री क्या होगी, 0.2। ये भी 0.2 ही होगी क्योंकि आई ओमेगा स्क्वायर आपका 0.2 है, बीटा आपका 1 है, तो आई ओमेगा स्क्वायर बीटा कितना हो गया, 1 इंटू 0.2, दिस विल बी 0.2। ठीक है, अब चूंकि इससे पहले कोई आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की एंट्री नहीं है तो समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा भी 0.2 ही बनेगा पहला रो में। तो अब क्या करना है नेक्स्ट, समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा को केटी से डिवाइड करना है, कितना बना यहाँ पर बताओ, 0.2। ये अभी भी 0.2 रहेगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट बीटा की वैल्यू पता करने के लिए ये जो वैल्यू आई है समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा बाई केटी, इसको बीटा में से माइनस करना है। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं अपन, ये वही सेम चीज है, आप उल्टा चल रहे हो कि भाई तूने मेरे को 4 आम दिए, मेरे पास अब इतने हो गए, मैंने अपने सारे आम उसको दिए, अब उसके पास इतने हो गए। तो आप इसको उल्टा देख रहे हो कि भाई अगर तूने मुझे 4 दिए तो मेरे पास पहले कितने थे, तो क्या करोगे आप, मेरे पास अभी जितने हैं उसमें से मैं 4 आम माइनस करूंगा। तो अब सेकेंड रोटर की पता करने के लिए आप क्या कर रहे हो, ये जो टोटल बीटा है उसमें से इस 0.2 को माइनस कर रहे हो, और एक तरह से ये देखो ये समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा क्या है, समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा टॉर्क है, टॉर्क डिवाइडेड बाय केटी क्या है, थीटा ही तो है, समझ रहे हो। तो इसीलिए इस 0.2 का यूनिट भी रेडियन है और इस बीटा का यूनिट भी रेडियन है। तो इसमें से इसको माइनस करो, अब ये बताओ इधर कितना बचेगा, 1 में से 0.2 को माइनस किया तो 0.8। 0.8 बचा। 0.8। हाँ बता। अब आगे चलो, आई ओमेगा स्क्वायर बीटा कितना बनेगा इस वाले रो में, अब आप अपने कैलकुलेटर्स यूज करेंगे, अब यहाँ पर कैलकुलेटर की जरूरत पड़ रही है। सर 0.016। 0.16। ठीक सर है, 80 बार 0.016। ठीक है, अब देखो समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा में आपको क्या करना है कि आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की पहली वैल्यू 0.2 थी, अब आपकी आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की एक और वैल्यू आ गई है 0.16, तो आप क्या करोगे, 0.2 प्लस 0.16 कितना हो गया बताओ, 0.18। 0.18 नहीं होगा, 0.36। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, यस सर, यस सर। ठीक है ना। अब 0.36 डिवाइडेड बाई केटी कितना है, 0.36। यहाँ पर एंट्री हो गई 0.36। ठीक है, अच्छा अब अगला स्टेप में क्या करना है, इस 0.36 को 0.8 में से माइनस करो, कितना बच रहा है, कैलकुलेट करके बताओ कैलकुलेटर से, 0.8 माइनस 0.36, 0.44। नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, 0.44 मल्टीप्लाइड बाय आई ओमेगा स्क्वायर कितना आ रहा है बताओ, 0.44 इंटू 0.2, 0.088। 0.088। ठीक है, अब समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा के लिए क्या करोगे, पिछली एंट्री को इससे ऐड करो, 0.36 प्लस 0.088,
0.448। 0.448। ठीक है, अब यहां पर आकर के आपको एंट्री बंद कर देनी है, क्योंकि यहां पर केटी है ही नहीं, तो यहां पर कोई एंट्री नहीं आएगी। ठीक है, ये जो चीज है इसको मॉनिटर किया जाता है। यानी कि अब आपने ये रिमाइंडर टॉर्क निकाला है, आपने समेशन आई ओमेगा स्क्वायर बीटा को आप ऐड करते गए करते गए करते गए, और एंड में जाकर के जो आई ओमेगा स्क्वायर बीटा का जो टोटल है या रिमाइंडर टॉर्क है वो कितना आ रहा है, 0.448। ठीक है, अब यहां ग्राफ में देखो, आप इधर से आगे चल चुके हो, अगर आप एक्चुअल ओमेगा एन पे 0.2 का स्क्वायर, अगर सॉरी 0.2 का अंडर रूट अगर यहां होता, तब ये रिमाइंडर टॉर्क जीरो आती। लेकिन चूंकि ये रिमाइंडर टॉर्क जीरो नहीं आई है, तो इसका मतलब है, और ये पॉजिटिव भी है, ये देखो रिमाइंडर टॉर्क पॉजिटिव भी है, तो इसका मतलब है आप अभी जो ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू अज्यूम करके बैठे हो, वो यहां से लेकर के यहां के बीच में कहीं पर है, ये देखो। और इसीलिए आपकी रिमाइंडर टॉर्क कुछ वैल्यू जो आई है वो 0.44 समथिंग कुछ आई है यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको इस टेबल को वापस से क्रिएट करना पड़ेगा, और अब आपको ओमेगा स्क्वायर की नई वैल्यू अज्यूम करनी पड़ेगी। सर नई वैल्यू, मेरे को ये पता है कि मैं यहां से यहां के बीच में कहीं खड़ा हूं, तो मेरे को यहां तक पहुंचने के लिए ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू को बढ़ा के लेना चाहिए या कम करके लेना चाहिए? सर बढ़ा के बिल्कुल लेना बढ़ा चाहिए के लेना सर। पड़ेगा, क्योंकि आपकी रिमाइंडर टॉर्क पॉजिटिव आई थी, तो पॉजिटिव का मतलब है आप इस हम्प के अंदर कहीं पर खड़े हो, इसीलिए इन सब जगहों पे पॉजिटिव है रिमाइंडर टॉर्क, देखो। ठीक है, तो अब आप इसको बढ़ा के चलोगे, तो अब मैं क्या करूंगा, ये देखो इसकी वैल्यू अपन कहीं पे नोट करके रख लेते हैं, इसको जरा लिख के रख लो 0.448। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर ये अपन ने समेशन ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर बीटा निकाला था, ये हाँ 0.448 आया है, तो हाँ, इसमें 0.088 प्लस 0.36 प्लस 0.2 करना था ना। नहीं 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 नहीं, ये 0.2 तो ऑलरेडी ऐड हो चुका है 0.16 के साथ में, और वो 0.36 बन चुका है, तो इस अच्छा 0.36 में 0.2 ऑलरेडी बैठा हुआ है, अच्छा। समझ गए? यस सर। भाई ये देखो, इन दोनों को ऐड किया तब ये बना, अब इन दोनों को ऐड करके ही तो ये बना रहा हूं ना, तो इस 0.36 में ये 0.2 ऑलरेडी है, अच्छा सर। वापस से ऐड नहीं करोगे इसको। ठीक है, ओके। अब अपन को ये पता लग गया कि भाई 0.2 जो है उससे रिमाइंडर टॉर्क जीरो नहीं हुआ, अपन को रिमाइंडर टॉर्क को जीरो करना है यहां तक पहुंचने के लिए। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, वापस से इस टेबल को थोड़ा सा रिक्रिएट कर रहा हूं, टेबल वापस नहीं बनाऊंगा, आई जस्ट रिमूव द एंट्रीज। अब मैं क्या करूंगा, ओमेगा एन स्क्वायर को बढ़ाऊंगा। लेट अस से, अब मेरे को ये नहीं पता कि मैं कितना बढ़ाऊं, इसका मेरे पास कोई आइडिया नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, अंदाज से 0.2 लिया था, अब 0.4 ले लेता हूं। ठीक है, तो ओमेगा एन का स्क्वायर अब मैंने 0.4 ले लिया है। अब इन एंट्रीज में देखो, आई तो वही 111 रहेंगे, के टी की वैल्यू 11 और डैश, बाकी एंट्रीज को फिल करना है। अब अपन जल्दी जल्दी फिल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू आपने बढ़ा के ले ली 0.4, तो यहाँ पर क्या एंट्री आएगी, कोई बताओ मुझे? 0.4। ये भी 0.4, ये भी 0.4। बीटा को हर टेबल में 1 लेना है, पहले वाले को 1 से ही शुरू करना है, ये फिक्स है। ठीक है, हालांकि ये कोई रूल ऐसा नहीं है, लेकिन अधिकतर लोग 1 लेकर के चलते हैं, तो आप भी 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब आई ओमेगा स्क्वायर बीटा कितना आएगा यहाँ पे बताओ, फर्स्ट रो में? 0.4। पहला तो, और इससे पहले तो कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, तो ये 0.4 ही रहेगा। यस सर। डिवाइडेड बाय केटी कितना मिल रहा है? 0.4। अब बीटा की सेकंड रो की एंट्री कैसे करते हैं?
वन सर माइनस माइनस वन माइनस ये माइनस 0.4 तो कितना बचेगा? 0.6 नेक्स्ट एंट्री बताओ क्या आएगी? सर 1 0.24 0.24 भाई, 2 आई 4 ओमेगा स्क्वायर को बीटा से मल्टीप्लाई करना है ना, 2 4 पॉइंट यस सर सिक्स इंटू 0.4 दैट इज 0.24। 2.4 अब इसमें क्या एंट्री करोगे बताओ? इन दोनों को ऐड करना है, 0.4 प्लस 0.24 समेशन कर रहे हो आप, ठीक है? कितना आ जाएगा? 0.64 0.664 डिवाइडेड बाय केटी 0.64 0.64 नेक्स्ट एंट्री कितनी है बताओ बीटा के अंदर? ये माइनस भी हो सकती है भाई, बीटा तो ट्विस्ट है, एंगल ऑफ ट्विस्ट है, ये एक क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसमें माइनस आ जाए तो आप घबराना मत, आप तो बिल्कुल फॉलो कर। माइनस 0.04 माइनस 0.04, ठीक है। अब आई ओमेगा स्क्वायर बीटा की वैल्यू बताओ, साइन बिल्कुल साथ में लेके चलना है, साइन को हटाना नहीं है। माइनस 0.016 माइनस माइनस 0.016 0.1 0.016 सही है। यस यस सर सर। अब समेशन की वैल्यू बताओ। 0.624 0.624 यानी चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है तो ये 0.64 में से माइनस होगा ये, ठीक है। अब यहाँ पर आकर के आपकी ये टेबल फिर से खत्म हो गई। अब देखो पिछली वैल्यू कितनी थी आपकी इस सर्कल में, मैंने आपको लिखा 0.448 0.448 थी, और अब ये बढ़ करके 0.624 हो गई है। इसका मतलब आप ये देख रहे हो, तो यानी पहले यहाँ कहीं रहे होगे, तो पहले रिमाइंडर टॉर्क कितनी थी। अब आप थोड़ा सा आगे चले, ओमेगा एन का स्क्वायर आपने पहले 0.2 था, 0.4 लिया, थोड़ा सा बढ़ाया, तो रिमाइंडर टॉर्क बढ़ गया आपका। समझ रहे हो आप बात को? यस ये सर। देखो रिमाइंडर टॉर्क इसीलिए बढ़ा है आपका। अगर आपको ऐसा ये समझ में नहीं आए कि भाई ये जीरो होने की बजाय ये तो बढ़ता जा रहा है, तो आप ये मत सोचना कि मैं तो गलत चल रहा हूँ, आप बिल्कुल सही चल रहे हो, क्योंकि पहले आप यहाँ कहीं रहे होगे, क्योंकि आपने ओमेगा स्क्वायर को 0.2 लिया था, इतना सही लिया था, तो कम रिमाइंडर टॉर्क आया। ये थोड़ा सा आगे चलने पे रिमाइंडर टॉर्क तो बढ़ना ही है, हो सकता है थोड़ा और आगे चल के और भी बढ़े, लेकिन और आप आगे चलते जाओगे तो थोड़े समय के बाद में ये वापस से कम होना भी चालू हो जाएगा। अब अपन इस चीज को चेक करने के लिए नेक्स्ट वैल्यू कितनी ले रहे हैं। अब आप देखो, अब ये प्रोसीजर फास्ट हो जाएगा, आप ज्यादा फ्रस्ट्रेट मत होना, जल्दी खत्म हो जाएगा अभी ये। बस आपको कैलकुलेटर से फटाक फटाक मेरे को एंट्रीज बताते जानी है, ठीक है। अब मैं अपने इसकी वैल्यू को 0.04 से हटा करके 0.8 कर देता हूं, चलो थोड़ा और फास्ट हो जाएगा। चलो अब मेरे को एंट्रीज जल्दी जल्दी बताते चलो। यहाँ पर क्या एंट्री आएगी? 0.8 0.8 0.8 एंड 0.8। इधर क्या एंट्री आएगी? 1 यहाँ पे 1 ही लेना है हमेशा। अब यहाँ की एंट्री बता दो। 0.8 ऐड करने के लिए प्रीवियस कुछ है ही नहीं, तो 0.8 0.8 डिवाइडेड बाय 1, 0.8 ठीक है। नेक्स्ट एंट्री बीटा की कितनी है? 0.2 0.2 कैसे आया? 1 1 माइनस माइनस 0.8 0.2 आ गया। 0.2 0.8 कितनी? 0.16 16 यस सर समेशन 0.96 0.96 96 यस सर डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो 0.96। 0.96 0.96 अब यहाँ पर क्या आएगा बीटा बताओ? 0.16 नो, 0.2 2 सॉरी सर माइनस 0.96 यस सर कितना आएगा?
-0.76 यस सर। -0.76 76। सही है। -0.64 अब क्या करोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? -0.608। अब इन दोनों को ऐड करो साइन के साथ में। 0.352 0.352। 0.352 ये आ गया आपका रिमाइंडर टॉर्क। अब देखो, आपकी जब आपने ओमेगा एन स्क्वायर को 0.4 लिया था तब 0.6 कुछ आ रहा था, अब आपने 0.8 ले लिया तो 0.35। अब ये कम हुआ कि नहीं पिछले बार से? यस सर, कम हो गया। तब से पहली जो वैल्यू ली थी उसमें 0.4 कुछ आया था, फिर ओमेगा एन स्क्वायर को बढ़ा के लिया तो 0.6 कुछ आया, वो अपन को दिख भी रहा था। अब आपने 0.8 के करीब लिया तो अब ये कम होने लग गया वापस से। अब ये सबसे कम वैल्यू आई है अभी तक की 0.352, यानी कि मतलब अभी आप सही चल रहे हो। आप पहले ओमेगा एन को ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आए, नहीं मिला, यहाँ पे आए, नहीं मिला, यहाँ पे आए। अब आपको थोड़ा सा दिशा दिख रही है कि भाई अभी ये देखो टॉर्क कम तो हो रहा है, तो अब थोड़ा सा और अगर अपन बढ़ाएं तो हो सकता है कि अपन इसके और नजदीक पहुंच जाएं। तो अब एक लास्ट टेबल और बनाता हूं, क्योंकि ये आपकी फाइनल आंसर भी है और इसी के साथ में अपना होल्जर्स मेथड खत्म भी हो जाएगा आज के लिए। इसका आंसर अपन को पहले से ही पता है कि 1 आंसर आता है इसका। अब देख लो, चेक भी कर लेते हैं। आपने देखो 0.2 लिया, 0.4 लिया, 0.8 ले लिया। अब आप सीधे इसको 0.8 से बड़ा है ना 1, अब ओमेगा एन स्क्वायर को 1 ले, ठीक है। अब इसको लेके चलते हैं, बताते जाओ एंट्रीज। आई ओमेगा स्क्वायर कितनी है? 1 बीटा को कितना अज्यूम करते हैं अपन? 1। हर टेबल की शुरुआत में 1 ही रहेगा। आई ओमेगा स्क्वायर बीटा 1 समेशन 1 1 डिवाइडेड बाय 1 1, ठीक है। अब यहाँ पर कितना आएगा बेटा, ये बताओ? 0। 0 0, ठीक है। तो आई ओमेगा स्क्वायर बेटा कितना होगा? 0। 0 समेशन कितना होगा? 1 + 0 1 1 1, 1 डिवाइडेड बाय 1 1। 1 1 अब यहाँ पर बीटा की एंट्री कितनी आएगी? 0 - 1, कितना आ गया? -1 -1 ठीक है। -1 × 1 -1 अब इन दोनों को ऐड किया, 1 + -1 0 0। 0 क्या आ गया आपका रिमाइंडर टॉर्क? 0। 0 यानी कि अब चूंकि रिमाइंडर टॉर्क 0 है तो इसका मतलब आप एग्जैक्टली इस लोकेशन पे पहुंच गए। और इस लोकेशन पे पहुंचने के बाद आपने ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू कितनी अज्यूम की थी? 1। तो ओमेगा एन कैसे निकलेगा? इट विल बी √1 इक्वल टू that is 1 रेडियन पर सेकेंड। ये इसका आंसर है, yes sir ठीक है। अब ये जो सिस्टम आपने लिया था इसमें कितने रोटर थे? 3 रोटर थे, यस सर। ठीक है। 3 रोटर्स की कितनी ओमेगा एन वैल्यूज आएगी? ओमेगा n1, ओमेगा n2 और ओमेगा n3। ओमेगा n1 कितना है? 0। कैसे पता लगा? ये देखो, वो हमेशा 0 होगा इस टाइप के सिस्टम्स का। ओमेगा n2 कितना निकाला आपने? होल्जर्स आइटरेशन कर करके निकाला कि ये 1 है। अब ओमेगा n3 निकालना हो तो आपको क्या करना पड़ेगा? अब ये देखो, अब आपको पता है कि ओमेगा n की वैल्यू 1 से फिर बढ़ाओ आगे, तो फिर ये वापस से रिमाइंडर टॉर्क अब नेगेटिव में बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और इवेंचुअली एक गेस पॉइंट पर आकर के ये फिर से 0 होगा, तब जाकर के आपकी ओमेगा n3 की वैल्यू निकलेगी। तो ये होल्जर्स मेथड की टेक्निक इतनी सी है, लेकिन इसकी खराबी यही है कि आपको कोई अंदाजा नहीं लगता कि भाई अगली फ्रीक्वेंसी अपन कितनी लें। तो इसको देख के आपको समझ में आ गया होगा कि ये बहुत ही भयंकर तुक्केबाजी का मेथड है। लेकिन अब इस पूरे लेक्चर से आपकी लर्निंग क्या है? सपोज 16 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया, सुन रहे हो ना आप लोग अभी? यस सर। सपोज एक 16 नंबर का क्वेश्चन आ गया, तो आप इसको अटेम्प्ट कैसे करोगे? सबसे पहले ये बातें लिखी जाएगी, होल्जर्स मेथड क्या है, क्या एप्लीकेबिलिटी है, उसका बेसिस क्या है, ये सारी चीजें जो यहाँ पर लिखी है ये आप याद करके रखें।
तो ये एज इट इज लिख दो। फिर उसके बाद आपको ये जो पूरा डेरिवेशन है ये नहीं लिखना, ये आप लोग सीधे सीधे यहां से बात स्टार्ट कर सकते हैं। ये देखो, एक बार मैं इसमें से थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ। ये देखो, आप सीधे सीधे इतनी सी बात कर सकते हैं यहां पर आकर के। ये देखो, you can start your discussion after that from here. The basis of Holder's method is that the remainder torque for such systems. अब आप एक काम करोगे, ये जो सिस्टम मैंने एग्जांपल में आपको यहाँ पर बना करके दिया है ना, ये सबसे नीचे, इस एग्जांपल को रटी लो आप। ये एग्जांपल जो है इसको एज इट इज एग्जाम में आप रिप्रोड्यूस कर दो। समझ रहे हो भाई? ये आपने अभी देख ही लिया, बहुत सिंपल सा था। आप सिर्फ 2 टेबल बना करके एक्सप्लेन कर सकते हो इसको। टेबल बना दो और पहली ओमेगा एन की वैल्यू को 0.4 ले लो, दूसरी को 0.8 ले लो और तीसरी को 1 ले लो, सीधे सीधे। यानी कि 3 आइटरेशन में आप आइटरेट करके दिखा भी दोगे। आपने ये वाली प्रॉब्लम को एज इट इज ले लो। ये आसान है ना याद रखना। 3 रोटर 2 शाफ्ट, तीनों रोटर्स की इनर्शिया 1-1-1, तीनों और दोनों शाफ्ट्स की जो स्टिफनेस है वो भी 1-1, सब कुछ 1-1 ले लो। और ये अपनी जो होल्जर्स की टेबल है उसमें पहली, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो 3 आइटरेशन भी मत करो, एक बार ओमेगा एन स्क्वायर की वैल्यू 0.5 ले लो और दूसरी बार 1 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी ले सकते हो। आपको ये पता ही है कि 1 रखने पे ये 0 आ ही जाएगा। तो 2 टेबल की आइटरेशन करके दिखा दी तो एग्जामिनर इतना खुश हो जाएगा, उसको बोलेगा कि यार इसको सब कुछ आता है, ही नोज होल्जर्स मेथड। तो होल्जर्स मेथड में यही करें। अब अगर आपको एग्जाम में इसके अलावा कोई दूसरा क्वेश्चन मिल जाए जिसमें कि I1 I2 I3 अलग हो, या यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड लगा करके कोई दे दे आपको, उन सारे टेक्निक्स में आप अपनी तरफ से एक जजमेंट ले सकते हैं कि यू कैन स्किप होल्जर्स मेथड, क्योंकि पता है कि आंसर तो नहीं मिलेगा आपको, ये मान के चलो। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अराइव एट अ गुड अप्रोक्सीमेशन, ये चलता ही चला जाएगा क्योंकि अंधेरे में तीर चला रहे हो आप। तो आप इस एक एग्जाम्पल को याद रख लो, ये तो पता ही है, 3 रोटर ले लो और 2 शाफ्ट ले लो और सब कुछ वैल्यू 1-1 रखोगे तो इसकी एक फ्रीक्वेंसी 1 आती है, पक्की आएगी। तो आप 2 आइटरेशन दिखा दो, एक 0.4 पे दिखा दो, एक 1 पे दिखा दो, या एक 0.6 पे दिखा दो, एक 1 पे दिखा दो। 1 पे तो दिखाना ही है क्योंकि 1 पे आकर के रिमाइंडर टॉर्क आपका 0 बनता है। बस इतना सा काम कर लेना है। तो आपके होल्जर्स मेथड को पक्का प्रिपेयर करके जाना, ये चीजें अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लो क्योंकि वो शॉर्ट नोट्स में ये चीजें ज्यादा एक्सपेक्ट करेगा। होल्जर्स मेथड का फिर ये बता दो आधार क्या है, और उसके बाद ये ग्राफ जरूर बनाना। ये ग्राफ बनाओगे तब आपका कंफर्म होगा कि भाई इसको सब कुछ आता है। ये ग्राफ बना के दिखाना कि भाई यहाँ पे ओमेगा n1 मिलेगा, यहाँ पर ओमेगा n2 मिलेगा, और ऐसे मिलता चला जाएगा। ये ग्राफ बनाया और ये इक्वेशन लिखी, ये वाली इक्वेशन लिखी, रिमाइंडर टॉर्क की बात कही और सीधे ये एग्जांपल छाप दिया। बस होल्जर्स मेथड में फुल आउट ऑफ फुल। ये एग्जांपल याद रख लो और अपने किसी भी टाइप के होल्जर के एक्सप्लेनेशन में इसको बना देना। अब होल्जर्स मेथड में अगर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है तो ये पूरा काम नहीं करोगे आप, क्योंकि वो टोटल वेस्ट ऑफ टाइम है। तो मार्क्स की वेटेज देखें और कितना भरना है होल्जर्स मेथड में, ये आपको अब क्लियर हो गया। तो अब ये बता दो कि इसमें किसी को कोई डाउट है क्या कि क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है या फिर आंसर कैसे लिखना है, इन चीजों में कोई भी डाउट है किसी को? नो सर। क्लियर हो गया ना सबको? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अपन अब अपना लेक्चर बंद कर देते हैं यहाँ पे, और इसका वीडियो रिकॉर्डिंग मैं आपको भेज देता हूँ और उससे आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? यस सर। यस सर, थैंक यू सर। Have a good day. थैंक यू सर। Thank you.